हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। आज हमारा कोर्स रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स की क्लास नंबर 4 जो है वो अब कंडक्ट होने जा रही है। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को पॉलिटी के ऊपर लेकर आ गई हूँ क्योंकि पॉलिटी से हमने जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत की है। मैं आप लोगों को सारे पीवाईक्यू वगैरह साथ साथ में करवा रही हूँ। और आज का एक बार हम एजेंडा देख लेते हैं कि क्लास स्टार्ट होने से पहले हम एक्चुअली में इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एजेंडा ऑफ द डे की अगर बात की जाए तो देखिए, शुरुआत आपको यहाँ पर पहली स्लाइड पे ही दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रहा है? प्रियम्बल। यानी कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, प्रियम्बल को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। तो नंबर 1 में इसके सामने रख देती हूँ। नंबर 2 हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं। अब आप पूछेंगे मैम ये क्यों पढ़ना है? ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग मार्क्सवादी हैं। नहीं, ये वाला मार्क्स की बात नहीं कह रही हूँ मैं, कार्ल मार्क्स नहीं, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्क्स। हमें नंबरों से फ़र्क पड़ता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं ताकि हम इस पेपर को क्लियर कर सकें। और क्योंकि इस सब्जेक्ट से और इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम एज वेल एज जो फेडरल सिस्टम होता है उसके बारे में भी समझाने वाली हूँ। पार्लियामेंट आप लोगों ने शब्द सुना होगा। कोई अगर आज पहली बार भी ये क्लास देख रहा है ना, तो उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में पार्लियामेंट शब्द तो ज़रूर ही सुना है। तो हाँ, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होती है, लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं पॉलिटी की, जब हम बात करते हैं राजनीति की, तो हमें समझ में आता है कि ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। डेमोक्रेसी की जब हम बात करें, यानी कि लोकतंत्र की बात करें, तो वो भी 2 टाइप ऑफ हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? पॉलिटी तो खैर बहुत तरीके की हो सकती है, राजनीति तो एरिस्टोक्रेट हो सकती है, मोनार्किकल हो सकती है, या फिर हम देखते हैं एनार्किकल हो सकती है, एनार्की हमें देखने को मिल सकती है। तो देर आर मेनी वेज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक सिस्टम तो हमें समझ में आता है कि ये 2 तरीके का हो सकता है। एक कैसे होगा? एक जिसका एग्जाम्पल हमें मोस्टली द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड आज के समय पर और काफ़ी लंबे समय से जिसने अपनी पोजिशन बनाई हुई है, यानी कि यूएसए की मैं बात कर रही हूँ, उसमें देखने को मिलता है, जो कि सिस्टम क्या है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जी हाँ, प्रेसिडेंट तो मैम हमारे यहाँ पे भी होते हैं, आई नो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन जब मैं आपको ये पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम समझाऊंगी ना, तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री है। लेकिन अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं यूएसए से, तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पर जो सिस्टम है वो एक्चुअली में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो ये आज हमारी लास्ट ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें आपका पॉलिटी का बेस बन रहा है। इसके बाद में डायरेक्टली संविधान के अंदर हमें देखने को मिलता है 395 टोटल आर्टिकल है। नंबरिंग में 395 है, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट करके बहुत सारे आर्टिकल्स को इसमें और डाला गया है। फॉर एग्जांपल 51A हम देख पाएंगे, तो ये ABCD वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, 243A से लेकर K तक हम देख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिनको संविधान में संशोधन करके डाला गया, बाद में डाला गया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि 400 से ज़्यादा हमारे संविधान में आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हैं, और वो पहले अनुच्छेद से, पहले आर्टिकल से हम कल इसकी शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस बेस को मिस कर दिया ना, तो आपके बहुत सारे सवाल गलत हो सकते हैं। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आएगा? क्योंकि पीवाईक्यूज़ मैं आप लोगों के करवाती हूँ, और यूपीएससी की बड़ी आदत है ना कि वो आपसे ऑब्वियसली फैक्ट कम पूछता है और कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछता है। तो अब जब मैं आगे जाने के बाद, जब मैं पूरे के पूरे, या ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पढ़ाने की शुरुआत करूँगी, तब मैं बार बार इन कंसेप्ट को समझाने के लिए नहीं बैठूँगी। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितनी अभी देर की आज की क्लास होने वाली है उसमें पूरा फोकस लगाइए, और फिर आप देख पाएंगे कि आपके लिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए, तो आज का एजेंडा हमने देख लिया है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे प्यारे प्रियम्बल से ना। प्रियम्बल का क्या मतलब होता है? प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोला जाता है। प्रस्तावना माने क्या? कोई भी चीज़ का काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, राइट। तो बहुत सारे वैसे पॉलिटिकल थिंकर्स हमने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने प्रियम्बल को कीस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। नाम अभी याद रखने ज़रूरी नहीं है, ऑल्दो आप चाहें तो मैं एक एक करके बता दूंगी, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होगा प्रीलिम्स के लिए, वो मेंस की बात है। बेसिक बात यह है कि प्रियम्बल को हम हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं। इवन कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स ने तो ऐसा भी बोला है कि प्रियम्बल जो है वो एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है। ये बहुत बड़े बड़े दावे हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ के लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो उसमें दम होगा ही, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रियम्बल क्या है।
प्रियम्बल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और इसी में से सबसे पहले आपको कुछ ट्रिक याद रखनी है, जो कि क्योंकि ऑब्वियसली वी आर मार्क्सवादी, तो मार्क्स के लिए हमें पढ़ना है, तो हम देखेंगे प्रियम्बल। प्री को आप अगर तोड़ेंगे तो हमें समझ में आता है प्री का मतलब होता है पहले, राइट। तो पहले का क्या मतलब है, एक तो ये संविधान की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले रखा गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आता ही है कि सबसे पहले होता है, उसके बाद में सारी बातें आती हैं, बट इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सबसे पहले आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन जब पूरा संविधान बन चुका था तो सबसे लास्ट में हमने प्रियम्बल को बनाया था, और लास्ट में उसके ऊपर क्या किए गए थे, सिग्नेचर किए गए थे, राइट। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरी ट्रिक अगर हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि प्रियम्बल में जब प्री खत्म हो जाता है तो एएम आता है। अब एएम से तो क्या बनता है, अमेरिका भी बनता है। इस अमेरिका का क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, इस अमेरिका का मतलब है कि प्रियम्बल जो है वो एक्चुअली में जो अमेरिका से हमने लिया है, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर भी डिक्लेरेशन हुई थी जो उनका बिल्कुल स्टार्टिंग की हमें दिखाई देता है, तो वहाँ से हमने काइंड ऑफ प्रियम्बल को उठाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में भी पढ़ाने वाली हूँ, अभी जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये ट्रिक ऐसी हैं कि जिनसे आपको शायद ये याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रियम्बल दिखाई कैसे देता है। बेसिकली इट इज़ नॉट रियल प्रियम्बल, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। रियल प्रियम्बल को आप देखेंगे तो संविधान में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको गूगल से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर देखेंगे काफ़ी कलरफुल, उसमें येलोइश कलर जो है वो हमें दिखाई देता है कि बाउंड्रीज पे बनाया गया है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, मोर बनाए गए हैं, खूबसूरत तरीके से उसको तैयार किया है। बट मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हमारे लिए ये है कि प्रियम्बल के अंदर एक्चुअली में लिखा गया है और उस लिखावट का अर्थ क्या है। शुरुआत प्रियम्बल की होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। सो प्रियम्बल बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to ensure to all its citizens justice that should be social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के बताई। आई नो ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है, किसी ने पहली बार पहले पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, लेकिन याद रखिए प्रीलिम्स जितना आसान यहाँ पे लग रहा है प्रियम्बल, वो एक्चुअली में उतना है नहीं। प्रियम्बल से मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं, प्रियम्बल से काफ़ी सारे सवाल है जो प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, तो हम एक एक शब्द को समझेंगे। जब मैं शुरुआत करती हूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो इसका क्या मतलब है, हम भारत के नागरिक। तो ये क्या दिखाता है, ये एक्चुअली में दिखाता है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है संविधान की, वो पार्लियामेंट से नहीं आ रही है, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो एक्चुअली में सोर्स है। हम लोग उस चीज़ का यहाँ पर सोर्स बने हुए हैं, तो ये हमें याद रखना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कहाँ से आती है, तो वो पावर आती है हम लोगों से, भारत के जो नागरिक हैं उनसे। अब इसमें बात की जा रही है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं एक सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है इंडियन स्टेट का नेचर, कि हमारी जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है, स्टेट अगर आप इंटरनेशनल जो लैंग्वेज होती है उसमें बात करेंगे तो कंट्री को भी स्टेट की तरह ही देखा जाता है। तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, सॉवरन है, आज़ाद है, सोशलिस्ट है यानी कि समाजवाद को प्रमोट करता है, सेक्युलर है यानी कि हम कोई भी धर्म निरपेक्ष जिसको बोला जाता है कि किसी भी धर्म को स्टेट का हम धर्म नहीं बोलते हैं। खैर डीप में मैं आपको समझाने वाली हूँ, छोटे छोटे इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले रहे हैं। डेमोक्रेटिक है यानी कि लोकतंत्र है, रिपब्लिक है यानी कि गणतंत्र भी है। और सभी के सभी अब क्या करना है कि ये तो हमारी स्टेट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर हमें समझ में आ गई है, और हम देखेंगे कि हमारे सिटीजन्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने वाला है, सभी के सभी सिटीजन्स को कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनकी सिक्योरिटी देगा, जैसे कि जस्टिस, न्याय देगा। न्याय किस किस में देगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीनों के तीनों यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी के सभी सिटीजन से जो भी इंडिया की हैं। फिर यहाँ पर दी जा रही है लिबर्टी। अब लिबर्टी को आप एक तरीके से फ्रीडम से भी यहाँ पर जोड़ के दे सकते हैं। तो लिबर्टी का मतलब वही होता है आज़ादी। आज़ादी किस किस
चीज़ों की, 5 चीज़ों की यहाँ पर मिलेगी। थॉट, आपको सोचने की आज़ादी है, आपको एक्सप्रेस करने की, आपने कुछ सोचा और अब आप कुछ चीज़ को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देन बिलीफ की, किसी चीज़ के अंदर आप क्या चाहते हैं कि भरोसा करना चाहते हैं। देन फेथ, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा श्रद्धा करना चाहते हैं। और लास्ट में वर्शिप, यानी कि आप किसी चीज़ में पूजा वगैरह करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी लिबर्टी आपके पास में है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो बात की जा रही है इक्वालिटी की, कि हम आपको न्याय दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं और फिर हम आपको समानता भी दे रहे हैं। समानता किस किस चीज़ की? समानता यहाँ पर होगी स्टेटस की। आपका जो भी स्टेटस हो, आप कानून की नज़रों में सबके सब बराबर है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ पर मुकेश अंबानी खड़े हैं या फिर मैं खड़ी हूँ। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं ना। लेकिन अगर हम कानून के सामने खड़े हैं तो हमारा जो स्टेटस है वो बिल्कुल इक्वल समझा जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर क्या दी जाती है? अपॉर्चुनिटी, यानी कि आप लोगों को अवसर की भी इक्वालिटी मिलेगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली में कोई मान लीजिए कोई एक अपर मिडिल क्लास जो है वो दे रहे हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास दे रहे हैं या फिर पुअर दे रहे हैं, देन डजंट मैटर। आप अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो कानून की नज़रों में आप लोगों की समानता है। दूसरी बात, आपको जो जो भी अवसर दिए जा रहे हैं वो लगभग बराबर दिए जाएंगे। आई नो आप लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि मैम फिर रिजर्वेशन की पॉलिसी तो इसके खिलाफ जा रही है। उस पर भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे वो इसके खिलाफ नहीं है और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक तरीके से पिछड़े हुए हैं तो उनको हमें सपोर्ट करना है। तो वो सब हम बाद में समझेंगे। ओके, अभी के लिए आप इतना ही यहाँ पर देखिए। इसी में एक तीसरी चीज़ और दी गई है जो कि बात करी है प्रमोशन की। प्रमोट यानी कि क्या? प्रमोट करना है आपको सभी के अंदर स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को। लास्ट में हम देखेंगे इसमें बात की गई है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। और फ्रेटर्निटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल है, एक इंसान है, उसके डिग्निटी का आपको अश्योरेंस देना है सभी के सभी सिटीजन्स को। और साथ ही साथ में यूनिटी और जो इंटीग्रिटी है नेशन की, उसको भी बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसके लास्ट में हम कुछ लाइन को देख पाएंगे जो कि बात कर रही है इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। क्या था? जब हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, हमने देखा था कैसे 389 सीट्स थी, उसके बाद में बहुत सारी कमिटीज़ बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली अलग से बनी, किस किस के द्वारा वो हेड की गई। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद नहीं आ रही हैं तो रिविजन इज़ मस्ट। ओके, क्योंकि मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में ये सारी बातें पढ़ा चुकी हूँ। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने 26 डे ऑफ नवंबर को 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था और हमें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दे दिया था। तो ये हमारा प्रियम्बल बताता है। तो हाँ, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे इंडियन स्टेट की नेचर कैसा है, क्या क्या हमारे इंडियन स्टेट में होने वाला है, क्या क्या हम लोगों को देने वाले हैं। तो ये सब हमें समझ में इससे आ जाता है। चलिए अब हम इसको एक एक करके यहाँ पर तोड़ तोड़ के समझेंगे और काफ़ी डेप्थ में हम इसको समझेंगे, ताकि जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप बताएंगे कि हमारे कितने सवालों में से कितने सवाल जो हैं वो ठीक है। तो कमेंट्स में मैं आप लोगों की सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। शुरुआत हम करेंगे इंटीग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीलिम से। क्या क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑलरेडी वी द पीपल ऑफ इंडिया समझ में आ चुका है। नेचर क्या है हमारी इंडियन स्टेट का? हम लोग सॉवरन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक है। वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फोरफादर थे जिन्होंने बनाया था, मेकर्स थे, उन्होंने क्या उद्देश्य को रखते हुए संविधान नामी जो पुस्तक है उसको बनाकर रखा। और आज के समय पे अगर मैं आपको बोलूँ तो जो सबसे सम्मानीय कुछ हो सकता है भारत के अंदर डेमोक्रेटिक अगर हम लेंसेज से देखना चाहें तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो उसके उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य अभी अभी हमने पढ़े, इसके 4 उद्देश्य थे, जिसमें न्याय जस्टिस आता है, लिबर्टी आती है, इक्वालिटी आती है एंड फ्रेटर्निटी आती है। लास्ट में हमें डेट ऑफ अडॉप्शन के बारे में भी पता चलता है कि नवंबर 26, 1949 था। चलिए अब नेचर को हम देखते हैं। तो सोवरन, पहला शब्द है सोवरन। क्या नेचर है? तो सोवरन का मतलब क्या है? सोवरन का सीधा सीधा मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी कि किसी के ऊपर भी निर्भर ना होना। हमारे 2 चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या चीज़ें? अब देखिए, आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, और आपको बोलेंगे कि इंडिया जो है, सोवरन का जो शब्द दिया गया उसमें मतलब है कि इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स के अंदर कंप्लीटली तौर पर इंडिपेंडेंट है। अब ये पार्शियल करेक्ट हो जाएगी अगर वहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि नॉट इनटू
एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी गलत हम इसको मान देंगे। तो क्या मतलब है कि इंडिया जो है, चाहे वो अपने आंतरिक मामलों में देखे या फिर अपने बाहरी मामलों में देखे, वो पूर्ण तरीके से एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, और किसी भी अदर नेशन की डोमिनियन उसके ऊपर नहीं चल सकती है। कोई हमारे ऊपर आके हक नहीं जमाएगा कि देखो तुम हमसे डाउन हो या फिर तुम्हें हमारी ये बात माननी पड़ेगी, दैट डजंट मैटर। इसी को क्लियरिफाई करने के लिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस या फिर कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहले ही लिख दी गई थी कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर। तो इस आई होप आप ये बात समझ पाएंगे कि अभी सॉवरन जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मेंस के लिए नहीं लिखना है इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये 3 पॉइंट आपको पूरे तरीके से याद रखने होंगे। फिर हम देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाज के प्रति समाजवादी, आप इसको एक तरीके से देख सकते हैं। तो जब मैं सोशलिस्ट आपको पढ़ा रही हूँ तो हमें देखना होगा कि जो वर्ड सोशलिस्ट है वो एक्चुअली में संविधान में पहले था ही नहीं, यानी कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1949 के अंदर और फिर जब हमने उसकी कमेंसमेंट की, उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 में, तो हम देख पाते हैं कि उस समय पे सोशलिस्ट शब्द हमारा जो प्रियम्बल है उसमें नहीं होता था। लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर फिर भी हम कुछ सोशलिज्म के फंडामेंटल वैल्यूज़ जो हैं उनको देख पाएंगे, तो इसी वजह से ये जब ऐड किया गया, कब किया गया? 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसमें इस शब्द को डाला गया। और भी शब्द डाले गए, 3 शब्द हम देखेंगे आगे कौन कौन से जो हम प्रियम्बल में डाले गए थे और इसकी परमिशन मिली तो कैसे मिली, लेकिन ये तब यहाँ पर ऐड होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ जब हम बात करते हैं हमारा जो सोशलिज्म है ना, वो आप एक्चुअली में चाइना के सोशलिज्म से कंपेयर मत कीजिएगा, या फिर जो यूएसएसआर रशिया का जो सोशलिज्म था जिसका मतलब ही था कि हम समाजवादी होंगे, यानी कि हमारे समाज में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ऐसा चाइना एंड रशिया में माना जाता है। बट जब हम इंडिया के सोशलिज्म की बात करते हैं तो हमारे सोशलिज्म को दूसरे प्रकार का सोशलिज्म बोला जाता है, जिसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि इंडिया में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सोशलिज्म था ना, ये रशिया यूएसएसआर में भी फेल हो गया है और चाइना में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो नहीं चला, राइट। लेकिन इंडिया में हमने क्या किया कि हमने पब्लिक प्रॉपर्टी भी रखी, प्राइवेट सेक्टर भी रखा, और इसी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर इससे रिलेटेड सवाल आ जाए तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो सोशलिज्म का जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उससे हमें दिखाई देता है। इसका एम क्या था, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें, लक्ष्य की बात करें, तो हमें समझ में आता है कि इसका एम था पॉवर्टी यानी कि गरीबी को खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिजीज और जो इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी, हमें सभी को अवसर जो है वो नहीं मिल पाते हैं पूरे एक समान तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना इसका लक्ष्य था। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दिखाई देता है, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट सोशलिज्म के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसमें जो भी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के जितने भी मीन्स हो सकते हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन सभी के सभी चीज़ों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, और यही जाना जाता है देन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म के नाम से। यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको भी टोटल तरीके से अबॉलिश कर दिया जाता है। इंडियन सोशलिज्म ब्लेंड है मार्क्सिज्म एंड गांधीइज्म दोनों के बीच का, और हैवी टिल्ट दिखाता है गांधीयन सोशलिज्म के तरफ। तो मार्क्सिज्म, देखिए कार्ल मार्क्स की जब यहाँ पर बात होती है ना, तो वो एक्चुअली के अंदर में जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो वो उसके काइंड ऑफ खिलाफ थे, क्योंकि उनको लगता था कि इसकी वजह से समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आती है। तो वो सोशलिज्म के पक्ष में थे। उनको लगता था कि सोशलिज्म जब आएगा तो एक ऐसा तरीका होगा कि एकदम से सारे स्टेट को, मान लो कि वायलेंट सोशलिज्म की यहाँ पर बात होती थी, वायलेंट तरीके से, तो वो हटाएंगे, एक बार सभी के सभी हट गए और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा सब कुछ ठीक नहीं हुआ। गांधी जी का मानना वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के तरीके से था कि हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहने देनी चाहिए और हमें पब्लिक प्रॉपर्टी भी रहनी चाहिए, और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए इन सारी की सारी कमियों को ख़त्म करने का, राइट। तो ये हमें दिखाई देता है।
इसके अलावा कि सोशलिज्म, बेशक से ये शब्द हमारे प्रेम्बल में नहीं था, लेकिन जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, तो जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के लिए, उसका हमें ज़रूर सोशलिस्टिक कैनोटेशंस दिखाई देती हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से यहाँ पर सोशलिस्ट कैरेक्टर की डीपीएसपीज हैं, कौन से गांधीयन से बिलोंग कर रही हैं, किस में हम कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ नेचर देख पाते हैं। तो वो उनको हम डिवाइड करके आर्टिकल के साथ में अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और सेक्युलरिज्म को देखते हैं ना। और सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्षवाद, सेक्युलरिज्म। ये देखिए अगेन ये जो शब्द था वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी इंदिरा गांधी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट करवा के 1976 के अंदर ही ऐड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हमें दिखाई देता है। नाउ देखिए, अब जैसे ही हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं ना, तो सेक्युलरिज्म ये शब्द आया कहाँ से, ये कंसेप्ट आया कहाँ से, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा। जब मॉडर्न स्टेट काइंड ऑफ बननी शुरू हुई थी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात हो रही है और वेस्ट की ज़्यादातर बात हो रही है, तो हमें दिखाई देता है कि एक समय ऐसा था कि यहाँ पर किंग से ज़्यादा जो पावर थी वो हमें चर्च में दिखाई देती थी वेस्ट में। और धीरे धीरे जब रेफॉर्मेशन आया, या फिर हम देखते हैं कि रेनेसां यहाँ पर देखने को मिला, मार्टिन लूथर जैसे लोग आए जिन्होंने बताया कि चर्च जो है वो बहुत सारे गलत काम कर रहा है, उसमें चर्च के अंदर बहुत सारी कमियां भी थी। क्योंकि क्या कमियां थी, देखिए उस टाइम पे क्या हो गया था कि तो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ सिस्टम था ना कैथोलिक चर्च का, उसके अंदर करप्शन आ गया था, भ्रष्टाचार आ गया था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे जो वेदास थे ये सब चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई थी, राइट। और संस्कृत कुछ जो परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल है केवल उन्हीं को आती थी, तो इलीट जो पर्सन होते थे वही उसको समझते थे। समाज का जो बहुत ही बड़ा हिस्सा रह जाता है, अराउंड 95 to 98% पीपल, वो लोग इसको नहीं समझ पाते थे। तो जो ब्राह्मण बताएंगे, जो पुजारी बताएंगे, वही सारी बातें लोगों को माननी पड़ेगी कि हाँ ऐसा ही कुछ लिखा होगा, क्योंकि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसको अच्छे से समझ सकें, राइट। अब ये मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इसलिए समझा रही हूँ, वैसे किताबों में नहीं दिया है इतनी सारी बातें, ताकि आपको गहराई से समझ में आ जाए, ताकि क्वेश्चन गलत करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज हो सके। तो देखिए 2 मिनट और हम इस पे देंगे और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि ऐसा ही कुछ जो कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली में वेस्ट में भी चल रहा था। अब जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई थी वैसे ही कैथोलिक चर्चें बनना शुरू हो गई थी। उन चर्च के अंदर पहले सब कुछ सही चल रहा था, बाइबल आ गई थी, लेकिन ये बाइबल जो थी ना ये बहुत ही कम लोग समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि ये बाइबल अगेन इलीट लोगों तक की पहुँच पे थी। अगेन जो ये भाषा थी लैटिन में हम देख पाएंगे, फिर हिब्रू के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट जो थी वो लिखी गई थी, तो ये लोगों को, आम जनता के पास नहीं थी। अब यहाँ पर चर्च में क्या होने लगा कि बहुत सारे तरीके ऐसे बन गए कि जिनकी वजह से करप्शन हमें दिखाई दिया। यानी कि लोगों ने अगर कोई पाप कर दिया है तो चर्च में आओ, पैसे दो और पाप आपका मुक्त हो जाएगा। पुजारी कहते हैं या चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक आदमी ने देखी जिसका नाम था मार्टिन लूथर, ठीक है। तो मार्टिन लूथर जो थे वो खुद भी एक प्रीस्ट थे, उनको ये सारी चीज़ें गलत लगी क्योंकि उन्होंने देखा कि बाइबल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लोगों को ये तो यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और उन्होंने रिफॉर्मेशन वो लेकर आए, यानी कि सुधार हमें करना है फिर से। तो उसके बाद में अलग अलग चर्च सिस्टम जो है वो अलग अलग भागों में बैठ जाएगा। कुछ कैथलिक चर्च रह जाएंगे, कुछ लुथेरियन चर्च सिस्टम बन जाएगा, कुछ और प्रोटेस्टेंट जो चर्च सिस्टम है वो बन जाएंगे। और क्योंकि जब चर्च एक थी और लोगों का इतना ज़्यादा भरोसा था धर्म में, तो चर्च सबसे ज़्यादा सुप्रीम थी। राजाओं की कोई ज़्यादा हिम्मत नहीं होती थी कि चर्च के द्वारा जो क्लर्गी हैं उनके फैसले को यहाँ पर मना किया जा सकता है। लेकिन जब चर्च का सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तब मॉडर्न स्टेट बननी शुरू हुई। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगा। साइंटिफिक रेवोल्यूशन आएगा तो हमें पता लगेगा कि हमारी जो धरती है वो ऐसे चकोर नहीं है, बल्कि ये तो गोल है और आप इधर से जाके इधर से निकल सकते हो, तो घूम रही है। ये सब पता चलेंगे तो नेविगेशन हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो नए नए रास्ते ढूंढे जाएंगे ट्रेड के लिए। नेविगेशन होगा तो खैर वो इंडिया में पोर्तुगीज़ भी आएंगे, फिर अमेरिका को भी ढूंढा जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें होने लगेंगी, तो स्टेट जो है वो अब पावरफुल होने लगा। स्टेट
स्टेट माने क्या, राजा। जब ये मॉडर्न स्टेट निकल कर आने लगे ना, तो इन्होंने बोला कि देखिए हम लोग बिल्कुल भी किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट तो बहुत तरीके की हो सकती है। मैंने तो आपको बताया था थियोक्रेटिक स्टेट भी हो सकती है। थियोक्रेसी का क्या मतलब है, आज मॉडर्न अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप ईरान में देखिए कि धर्म गुरु जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के फैसले सबसे ज़्यादा क्या होंगे, मान्य होंगे। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर को भी वहाँ पर उन्हीं के काउंसिल के द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव लड़वाया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, छाटा जाता है नॉमिनेशन करके। तो ये एक अलग टॉपिक हो गया। फिलहाल हम वापस आते हैं अगेन कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है। तो अब आप थोड़ा सा देखिए, नेगेटिव जब आप समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि धर्म को स्टेट से बिल्कुल अलग कर देना, यानी कि हम धर्म से बिल्कुल अलग हैं, चर्च अलग है, किंग अलग है, स्टेट अलग है, पावर अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इंडिया में दिखाई देता है हमें पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये बात ठीक है कि धर्म हमारे लिए ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट का भाग है हमारा, ऐसा कोई एक भी रिलीजन, इंडिया में आप बहुत सारे रिलीजन के लोगों को देख पाएंगे, और हमारे भारत का कोई भी एक रिलीजन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरे के पूरे नेशन का रिलीजन है। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों में हम ऐसा बोल भी सकते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर इंडिया। और जब इंडिया बात करता है पॉजिटिव कंसेप्ट की, तो इंडिया कहता है कि देखिए बेशक ये बात सच है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन हम सारे के सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, और दूसरी बात अगर उनको प्रमोट करने के लिए हमें मदद भी करनी पड़ेगी, दैट इज़ फाइन, हम सभी के सभी की करेंगे। जबकि जब हम बात करते हैं वेस्ट में और नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो हमें समझ में आता है कि वहाँ पर कंप्लीटली अलग कर दिया गया है कि हम इस चीज़ में बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन करेंगे ही नहीं। तो अब आपको आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगेन इसी को आगे क्लियरिफाई करके बोला गया है कि ऑल रिलीजन हैज सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, की सेम उनका स्टेटस है और उनके लिए सपोर्ट भी जो होगा स्टेट की तरफ से वो भी बिल्कुल बराबर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन दे रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट दे रहे हैं। कौन से राइट दे रहे हैं, आर्टिकल 25 से 28 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि गारंटी की जा रही है हमारे मूल जो अधिकार है उनके द्वारा कि यहाँ पर सभी को अपने अपने धर्म को प्रोफेस करने में या उसमें जो अगर आपको प्रमोट करना है वो सब चीज़ों की आप लोगों को इजाज़त दी जाती है। ये सब हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब। अब डेमोक्रेटिक शब्द का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई ऐसी सरकार जो उनके बिहाफ पे उनका रिप्रेजेंटेशन करते हुए जितने भी टर्म के लिए उनको चुना गया है उतने टर्म के लिए काम करे, एंड देन फिर से लोगों को अधिकार मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते। और ये अधिकार कैसे मिलेगा, वोटिंग के थ्रू, राइट। तो वोट आप लोग करेंगे, तो इलेक्शन का मतलब ही होता है काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक इन द नेचर। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखाता है। अब ये भी दो प्रकार की होगी डेमोक्रेसी भी, एक डायरेक्ट हो जाती है और एक इनडायरेक्ट हो जाती है। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि सभी के सभी लोग जो हैं, मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग पैटर्न है जिसमें आप डेमोक्रेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव आपके हैं उनके ऊपर ज़्यादा अधिकार दिखा सकते हो। लेकिन जब इनडायरेक्ट है तो इसका मतलब ये कि आपने एक बार चुन के भेज दिया, अब उनके टर्म पूरा होने तक आप ना उनको हटा पा रहे हैं। हाँ, अगर पार्लियामेंट हटाना चाहे, वो खुद सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव अपना कॉन्फिडेंस वापस ले, तो वो अलग सिस्टम हो जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से पार्लियामेंट तो उनको हटा सकती है, लेकिन आम इंसान अगर मान लीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई भी नाम रख लीजिए, उसमें से किसी एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना और उस मेंबर को ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे उसने काम किया है वो उससे अभी संतुष्ट नहीं है, वो चाहती है कि इस आदमी को हटा दिया जाए, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऐसा नहीं कर पाएंगे। बट इन केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसा हो सकता है। खैर, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों है और किस किस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो ये हम आगे देखते हुए चलेंगे। लेकिन तो ये क्या है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जो कि एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बना देती है लेजिस्लेचर के प्रति। प्रियम्बल में मेंशन हमें दिखाई देती है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो हमारी डेमोक्रेसी में आता है, यानी कि राजनीतिक भी लोकतांत्रिक है, हम सामाजिक तरीके से भी हम लोकतांत्रिक रहेंगे, एंड इकोनॉमी के जो मीन्स है उसमें भी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है फॉर द बेसिस ऑफ MCQ, यानी कि PYQ वगैरह में भी ऐसे उलझाने के केसेस हमें दिखाई देते हैं।
एनीवे इसी में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस क्या क्या एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। 18 साल की उम्र के होने के बाद में सभी के सभी को ये अधिकार मिल जाता है कि वोट कर सकते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक इलेक्शन, 5 साल में एक बार इलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट को चलना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना, गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी ऐसा अपना वो कर सकती है, कोई भी, यानी कि कोई भी पावर में है तो डजंट मीन कि वो जुडिशरी के ऊपर अपनी पावर दिखा सकता है, नहीं। तो जुडिशरी को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से ही उनको इंडिपेंडेंस दी गई है, उनके ऊपर उनको बिल्कुल आज़ाद बनाया गया है, उनके ऊपर कोई अपनी पावर शो नहीं कर सकता है। और उनको अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं हो रहा है, जो कि खासकर स्टेट पे लागू होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस चीज़ को बिल्कुल रद्द कर सकते हैं। तो ऐसा हमें देखने को भी मिलेगा। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अगेन कि आप किसी की में भी भेदभाव नहीं कर रहे हो, ना लोगों में अपने सिटीजन्स में भेदभाव कर रहे हो। तो ये भी हमारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी को दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं अगेन नेचर में रिपब्लिक शब्द को। अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? गणतंत्र, यानी कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे। अब देखिए 2 हेड होते हैं इंडिया में, ठीक है। हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर 2 हेड हैं। एक है हमारे हेड ऑफ द नेशन, जिसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। एक हमारे होंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होंगे? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होंगे। और हेड ऑफ, जब हम बात करते हैं स्टेट की, तो वो कौन होंगे? प्रेसिडेंट। तो ये प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, इनको भी क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटी के थ्रू ही यहाँ पर क्या किया गया है, चुना गया है। और चुना कैसे गया है? इलेक्शन से। हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा है वो हमारे बिहाफ पे, मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, जिसमें से एक एमपी पार्लियामेंट में पहुंचा है, लोकसभा में पहुंचा है। और हम देख पाते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही क्योंकि इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन लेते हैं, तो हम मानते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख थी, ठीक है, या फिर 2.5 लाख होगी, या और ज़्यादा मान लीजिए, ठीक है, 5 से 10 लाख होगी। तो इतने लोगों को वो एक इंसान क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसकी वोट जो होगी वो बताएगी कि इतने लोग ये चाहते हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का, जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो उनके इलेक्शन के तरीके को भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यही याद रखना है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी के अंदर 2 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। क्या क्या कैटेगरीज होंगी? पहली जो होगी वो मोनार्की होगी, यानी कि जो हेड है आपके नेशन का वो कौन है? वो कोई राजा है, रानी है। ये ज़्यादातर हेरिडिटरी होती है, यानी कि उन्हीं के जो बच्चे होंगे वो ही आगे किंग एंड क्वीन बनेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप यूके के अंदर देख सकते हैं। डेमोक्रेसी भी है और वहीं से इंस्पायर होकर हमने हमारा हेड ऑफ स्टेट की एक पोजीशन रखी, लेकिन मोनार्किकल नहीं रखी। तो मोनार्की नहीं रखी तो अब हम क्या लेकर आए? हम लेकर आए रिपब्लिक। अब ये रिपब्लिक हम देखेंगे कौन है, हमारे प्रेसिडेंट। तो रिपब्लिक जो है उसमें इलेक्टेड डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, लेकिन उनका चुनाव हुआ है, उनको इलेक्ट किया गया है। और वो भी कब के लिए? एक फिक्स पीरियड के लिए। एक फिक्स पीरियड क्या होता है? 5 साल है हमारे प्रेसिडेंट के लिए, तो वही फिक्स पीरियड के लिए आपका चुनाव होगा, उतने समय के लिए आप रहेंगे। हालांकि इंडिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं लगाई गई है कि आप कितनी बार दोबारा से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो 20 साल तक भी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 4 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतना पड़ेगा। अगर हम ऐसा ही एग्जाम्पल देखते हैं यूएसए का, जिसमें अगेन रिपब्लिक हमें दिखाई देता है, लेकिन वहां पर लिमिट लगी है कि आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म में 2 बार से ज़्यादा बार नहीं बन सकते हैं, राइट। तो ये हमें एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखेंगे मोनार्की को, तो वही स्टेट का हेड कौन होगा? क्वीन होगी, किंग होगी। ब्रिटेन में हमें ये दिखाई देती है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लोगों के अंदर होगी और किसी एक सिंगल इंडिविजुअल किंग में नहीं होगी। यही रिपब्लिक का लक्ष्य है, या फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक देख पाते हैं। इसमें कोई प्रिविलेज क्लास को कोई ऐसा नहीं मिल रहा है कि आप क्योंकि किंग हैं, आप क्योंकि क्वीन हैं, तो अब आप हमारे हेड होंगे, आपकी सब लोग यहाँ पर पूजा करेंगे काइंड ऑफ। तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो कोई भी प्रिविलेज क्लास क्यों ना हो, उसकी अब्सेंस हो, तो कोई भी जो इंडिया का हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि
नागरिक है वो एक्चुअली में, चाहे वो बर्थ से नागरिक हो या फिर बाद में आकर इंडिया का नागरिक बना हो, वो कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अगर उनके अंदर क्षमता है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं और हमारे भारत के प्रेसिडेंट बन भी सकते हैं। ये रिपब्लिक होने का मतलब है। अब हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं तो समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। नाउ जब हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि डेमोक्रेसी भी होती है, वो दो प्रकार की होती है, राइट। तो दो प्रकार की कौन कौन सी डेमोक्रेसी होगी? एक होगी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी होगी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब क्या है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है पीपल, लोगों के द्वारा, और उन्हीं की पावर सुप्रीम पावर यहाँ पर मानी जाती है। ये दो प्रकार की हो सकती हैं, इसमें पार्लियामेंट भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल भी ये सिस्टम आगे काम करेगा, वो मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। नाउ डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर लोग जो होंगे ना वो अपनी सुप्रीम पावर किसी रिप्रेजेंटेटिव को ना देते हुए डायरेक्टली ही दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? वैसे तो उनके वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर जाएगा, लेकिन ऐसे 4 तरीके हैं जिनसे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी दिखा सकते हैं और जो भारत में देखने को नहीं मिलते। क्या क्या? पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्रपोज किया गया है लेजिस्लेशन को, तो वो अपनी डायरेक्ट वोट से भी इलेक्टोरेट में यहाँ पर सेटलमेंट के लिए बता सकते हैं कि ये लेजिस्लेचर जो है ये ठीक है, इसको हटा दिया जाए या फिर इसको रखना है, राइट। डायरेक्ट वोट से आप प्रपोज भी कर सकते हैं डायरेक्ट वोट से कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर कानून बने। अब पर्टिकुलरली वो वोट करेंगे तो जितनी मेजोरिटी चाहिए उतनी हो जाती है, तो फिर यहाँ पर जो लेजिस्लेचर होगा उन या फिर जो एग्जीक्यूटिव होगा उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उनको वो लेजिस्लेशन लेकर आना पड़ेगा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको रिकॉल बोला जाता है। रिकॉल का क्या मतलब होता है? वैसे तो रिकॉल का मतलब किसी चीज़ को याद करना होता है, लेकिन यहाँ पर रिकॉल का मतलब है कि जब वोटर्स अपने ही द्वारा चुनाव किए गए रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं चुनाव करने के बाद, लेकिन वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो वो चाहे उसकी टर्म पूरी हुई हो चाहे उसकी टर्म पूरी ना हुई हो, वो जब चाहे उनको उनकी एक्सपायरी होने से पहले, उनकी टर्म की एक्सपायरी होने से पहले भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो अगेन रिकॉल भी यहाँ पर कैसे होगा? अगेन वो वोट करेंगे और फिर उनको हटा दिया जाएगा। तो ये हमें इंडिया के सिस्टम में तो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एक तीसरा तरीका हमें इनिशिएटिव भी दिखाई देता है। अब इसमें क्या है? जब लोग अपने बिहाफ से किसी बिल को प्रपोज करते हैं लेजिस्लेशन में ताकि इसको इनेक्ट कर दिया जाए, वो होता है इनिशिएटिव, कि लोगों ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया है। और लास्ट तरीका हमें दिखाई देता है प्लेबिसाइट का। प्लेबिसाइट यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके ओपिनियन को किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर अगर देखा जा रहा है तो वो वहाँ पर दे सकते हैं। एंड ये ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें लोकतंत्र में भी लोगों का ज़्यादा कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दिखाई देता है, या लोग जो है अपनी पावर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखा पाते हैं। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें यूके में दिखाई दे रहा है, इंडिया में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम यूएसए में देख पाएंगे। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये कहाँ पर दिखता है? द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट वी कैन से इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में सबसे अच्छा एग्जांपल है। अब यूरोप के अंदर थोड़ा सा देखिए कि इंडिया में है क्यों नहीं है और इंडिया में क्या होना चाहिए, इस सवाल का मैं आपको जवाब देती हूँ। देखिए स्विट्ज़रलैंड पहली बात तो कहाँ है? यूरोप में है। आप इस यूरोप के नक्शे को देखिए। इस यूरोप के नक्शे में हम यहाँ पर देख पाएंगे पुर्तगाल को, फिर फ्रांस हमें दिखाई देता है, जर्मनी इज़ देयर, और ये सब जब यहाँ पर हैं तो इनके छोटा सा हम क्या देखेंगे? यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड देखेंगे, छोटा सा ब्लैकिश जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसी को अगर मैं बड़ा करूँ तो ये छोटा सा इस तरीके का हमें दिखाई देगा इस स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और इसको कंपेयर कीजिए इंडिया से, तो इंडिया वैसे ही बहुत ही ह्यूज है टेरिटोरियल एक्सटेंट के ऊपर। दूसरी बात, यहाँ पर जस्ट हमें दिखाई देता है कि कुछ 90 लाख लोग रहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, और इंडिया के अंदर 1.42 बिलियन लोग हमें दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट 142 करोड़ के अप्रोक्सीमेट, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में ही दिखाई देती है। तो सोचिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंडिया में लेकर आना। तो सोचा तो होगा ही, हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने सोचा होगा, लेकिन ये कितना मुश्किल है इंडिया में कर पाना। तो इसी वजह से हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और हम हमारे इनडायरेक्ट सिस्टम में चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये
अगेन हमें हमारा प्रियम्बल ही बता देता है क्या क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला जो है वो है जस्टिस। तो जे सेप ये एक काइंड ऑफ ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। जे यानी कि जस्टिस और सेप यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कह रहा है कि सभी के सभी जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जब भी हम सोसाइटी में उनको देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, दैट डजंट मैटर। उनके साथ में जो न्याय होगा वो उनको इक्वल ट्रीटमेंट देके ही होगा। और ये हमने लिया कहाँ से था, रशियन रेवोल्यूशन से हमने ये जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो लिया है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस होता है जिसके अंदर जो एलिमिनेशन है वेल्थ में, जो बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ हमें दिखाई देती है इनकम के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, तो उसको हमें धीरे धीरे ख़त्म करना है और लोगों को कहीं ना कहीं एक पार पे लेके आना है। हालांकि इसको हम अचीव नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि अभी भी हमें बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है अमीर और गरीब के बीच में। लेकिन ये उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है, हम करना चाहते हैं। तो ये हम देखेंगे। इसमें भी इकोनॉमिक में हम सोशल प्लस जब इकोनॉमिक, इन दोनों को आप मिला देंगे ना, तो यहाँ पर बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब ये प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेंगे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है वो इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यहाँ पर बनाता है। तो आपको याद रखना है, नहीं पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिलकर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनाता है, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी हमें देखने को मिल जाता है। पॉलिटिकल अगेन जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, इक्वल एक्सेस है सारी की सारी पॉलिटिकल ऑफिस का। आप किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं, आपकी वॉइस को भी इक्वल तरीके से सुना जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। तो ये हमें हमारा पॉलिटिकल जस्टिस मिला है। लिबर्टी जो है वो हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो इसमें लिबर्टी में क्या हमें मिला है, तो ये टैब 4 से आप इसको याद कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। यहाँ पर आप देखेंगे ए से बनेगा, एक्चुअली मैं खुद ही भूल गई हूँ, एंड। तो ए से क्योंकि कुछ बनता ही नहीं, एंड ही बनता है, तो एंड डब्ल्यू से वर्शिप। चलिए, तो लिबर्टी हम क्या करेंगे, हम देख पाएंगे कि एक तो लिबर्टी का मतलब क्या है, क्योंकि लिबर्टी के ऊपर एक सवाल पूछा गया था और बोला गया था, सिर्फ इतना ही बोल के ख़त्म कर दिया। अब इतना ही बोल के ख़त्म कर दिया तो क्या है कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाए गए हैं। आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है कोई भी इंसान, तो उसके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं है। इसका मतलब लिबर्टी है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ लिबर्टी नहीं होता है। ये पार्शली करेक्ट है, बट इससे एक और साथ में मिलकर चीज़ बनाती है जो लिबर्टी की पूरा का पूरा जो मीनिंग है उसको हमारे सामने लाएगा। यानी ये बात तो ठीक है कि हम किसी इंडिविजुअल के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए रिस्ट्रेंट्स नहीं लगाएंगे, दैट इज़ करेक्ट, बट साथ में हम उनको ऐसे अवसर भी प्रदान करेंगे जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है उसमें डेवलपमेंट हो पाए, विकास हो सके। ऐसे अवसर उनको मिले ताकि वो उनका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर वो विकास कर सके। तो जैसे एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी तो ज़रूरी हो जाती है ना देनी। तो ये असली मीनिंग होता है लिबर्टी का। नाउ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये ईजिली आपको इससे याद रह जाएगा। अब एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड लिमिट है। यानी कि इसके ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेशन लगाए हुए हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक इंसान की लिबर्टी हम इतनी भी नहीं दे सकते हैं कि वो दूसरे इंसान की लिबर्टी को ख़त्म कर दे, राइट। तो लिबर्टी का मतलब यही है कि आप अपनी उस सीमा तक आप फ्री हैं जिस सीमा तक आप किसी दूसरे इंसान की लिबर्टी को नहीं तोड़ रहे। तो कुछ इस पर रिस्ट्रेंट भी लगाए गए हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए यहाँ पर हम इसमें एग्जाम्पल भी देख पाएंगे। देन इक्वालिटी हमने फिर से लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों ही हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। और जस्टिस जो है वो इकलौता हमने लिया है यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशन से। चलिए इक्वालिटी को देखते हैं। तो इक्वालिटी में भी हम याद कर सकते हैं ईसॉप के नाम से। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रमोट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले तो इक्वालिटी का क्या मतलब, इक्वालिटी का मतलब है कि किसी भी सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। इक्वालिटी का सीधा मतलब है ना समानता। तो इक्वालिटी एज वेल एज इक्विटी, जब मैं आपको बता रही थी कि रिजर्वेशन की जो हमने व्यवस्था की है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका मतलब होता है इक्विटी। एक इंसान है जिसके पास में एक डब्बा है, वो उसमें से कोई मैच देख रहा है, यहाँ पर कुछ चल रहा है और वो उसकी हाइट इतनी है कि वो आराम से
देख सकता है। लेकिन यहीं पे एक छोटा बच्चा, इक्वालिटी अगर हम करेंगे तो उसको एक बॉक्स देंगे और उसकी हाइट यहीं तक पहुंचेगी और वो सामने क्या चल रहा है वो नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक और बॉक्स दे देंगे तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से देख पाएगा। तो यही इक्विटी का मतलब होता है, जिसकी जितनी ज़रूरत हम उनको उतना ही प्रोवाइड करें, ठीक है। इसी वजह से रिजर्वेशन जो है वो दिया जाता है और ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी से मिलता जुलता ही कंसेप्ट है, राइट। अब हम देखते हैं कि इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं कि सभी को ऐसे समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, तो सभी को अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इक्वल तरीके से मिले एंड स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी खास करके ज़्यादा मिले, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डायमेंशन हमें इक्वालिटी के दिखाई देते हैं, कौन कौन से। सिविक इक्वालिटी हमें दिखाई देती है आर्टिकल 14 से 18 जो कि फंडामेंटल राइट की बात करें, तो यहाँ पर आप फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी के लिए देखेंगे 14 से 18 तक। फिर पॉलिटिकल हमें दिखाई देता है जो कि आर्टिकल 325 एंड 326 में दिखाई देगा। इकोनॉमिक हम देख पाएंगे आर्टिकल 39 ऑफ DPSP। आगे पढ़ते जाएंगे जब इनको भी हम अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अब हम देखते हैं, अगेन ये हमने पढ़ ही लिया है। चलिए नेक्स्ट हमारा है फ्रेटर्निटी, अगेन ताकि भाईचारा बना रहे सारे के सारे लोगों में। सो सेंस ऑफ ब्रदरहुड इसका मतलब है, मैनिफेस्टेशन यही है कैसे हमने इसको लेकर आए हैं, इसको कैसे बनाया कि एक तो हमने पूरे के पूरे जो भी इंडिया में सिटीजन रहते हैं उनको सिंगल सिटीजनशिप दी है। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, चाहे केरला से हो, चाहे यहाँ पर हम कर्नाटका से देखें, महाराष्ट्र से देखें, वो सब के सब भारत के ही नागरिक हैं। वो ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि मैं तो केरला का हूँ, नहीं, वी ऑल आर इंडियंस। तो ये हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है वो लेकर आ जाता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई है सरकार के लिए कि वो प्रमोट करे हार्मनी एंड ब्रदरहुड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब इसी में हम देखते हैं कि इसके अंदर डिग्निटी का ध्यान रखना है। कोई भी इंडिविजुअल जो है उनकी डिग्निटी का हमें हमेशा ध्यान रखना है, उनको अपमान बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसी के साथ साथ जब हम किसी इंसान की डिग्निटी का ध्यान रख रहे हैं तो हमें ये भी देखते हुए चलना है, खास करके ये गवर्नमेंट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी ध्यान में रखे। जो इंटीग्रिटी हमारे खुद के नेशन का जो सम्मान है वो भी ध्यान में रहे और हमारी जो एकता है वो भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। तो ये इंटीग्रिटी जो शब्द है वो फिर से यहाँ पर 42nd अमेंडमेंट के अंदर 1976 में डाला गया था। अब हम इम्पोर्टेंट समझते हैं कि प्रियम्बल की क्या रही है, ठीक है। तो ऐसे क्या सिग्निफिकेंस है हमारे प्रियम्बल की। तो सबसे पहली बात तो यही है कि प्रीफेस की तरह, एसेंस की तरह या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा है, बता रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मूल चीज़ें हैं वो ये हम करेंगे, राइट। इसके अंदर बेसिक फिलोसफी हमें फंडामेंटल वैल्यूज़ जो है वो दिखाई दे जाती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक जो विचारधारा है, जो फिलोसफी है वो एक्चुअली में है क्या। इसके अंदर हम जो ग्रैंड एंड नोबल विजन है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान को बना रही थी तो उन्होंने एक्चुअली में क्या सपना देखा था वो हमें इसमें दिखाई देता है। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है यूएसए की उससे भी मिलता जुलता है, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेरेशन से काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने देखा ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बता रही हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, कैसे हमारे देश होगा, संविधान को शक्ति कहाँ से मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पता चल रही है। तो सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ जो इंडिपेंडेंस है वो यूएसए का अगर आप पढ़ेंगे तो एक पेज का बना हुआ है, उस पर साइन किए गए हैं जो वहाँ के फाउंडिंग फादर्स के उनके द्वारा, तो ये उससे कई ज़्यादा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये भी है कि ये सिर्फ यूएसए से नहीं लिया गया है, ये भी माना जाता है कि ये जो बेस्ड है वो एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको लेकर आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही। उसमें उन्होंने बहुत सारी जिक्र किया था, जैसे कि उन्होंने रिजर्वेशन की भी बात की थी, इक्वालिटी की बात की थी, जस्टिस की बात की थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसी के बिहाफ से इसको ड्राफ्ट किया गया है। दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यहाँ पर हम देखते हैं कि मूव किया गया था और अडॉप्ट कर लिया गया था जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब आता है एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ रहा है कि इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का भाग है। अभी तो मैंने आप लोगों को बहुत कुछ समझा, अभी तो आप इजीली बोल देंगे कि हाँ आप ही ने तो बोला है कि शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में डाला गया है लेकिन बना सबसे लेट था और ये तो भाग होना चाहिए, बट नहीं। जब ये सवाल गया था ना तो इसका जवाब हमें 3 केसेस की मदद से मिला, और क्योंकि हु इज़ द इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेट भी सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता है संविधान को। साथ ही में गार्डियन भी जो है यानी कि रक्षक भी है, वो भी कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। तो हम देखेंगे कि इंटरप्रिटेट कि संविधान के अकॉर्डिंगली ये संविधान का भाग है या नहीं है। तो ये हमें दिखाई देता है कि हाँ भाग है, लेकिन ये एक सोर्स नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसके बिहाफ पे जाके सुप्रीम कोर्ट में बोले कि देखिए इसमें तो ये बात लिखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे कि इक्वेलिटी लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर तो रिजर्वेशन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस चीज़ को लेकर यहाँ पर लेजिस्लेचर की पावर के ऊपर ना कोई लिमिट लगा सकते हैं और ना ही इसको ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो सकते हैं कि अभी तक इक्वालिटी समाज में नहीं आई है जबकि प्रेम्बल में लिखा गया है। तो ये नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही बोला गया है केशवानंदी भारती केस में। नाउ अब ये 3 केस होते हैं। सबसे पहले होता है भीरू भारी यूनियन केस, जिसमें बोला गया, ये 1960 में केस हुआ था और इसमें बोला गया कि नहीं ये पार्ट नहीं है। नहीं है तो मतलब क्या कि अगर देखिए हमें क्या होता है ना कि आर्टिकल हमारा जो 368 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने की। अब अमेंडमेंट का क्या मतलब है? अमेंडमेंट का मतलब है कि देखिए समाज जो है ना वो अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है। आज से 75 साल पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब ये नहीं सोचा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन सेम टू सेम आगे भी रहेगा, यानी कि आज का संविधान आगे के समाज पे भी सेम टू सेम लागू होगा। नहीं, उसी टाइम पे हमारे फाउंडिंग फादर्स ने समझ लिया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने समझ लिया था कि समाज तो अपनी गति से बदलता रहेगा। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का मीनिंग भी यही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी सोसाइटी को मॉडर्नाइज बनाना है, सोसाइटी में चेंज लेकर आना है। तो ये चेंज कैसे आएगा? जब सोसाइटी में बदलाव आएगा तो हो सकता है कि संविधान के भी कुछ जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव करना पड़े। तो उसी के लिए आर्टिकल 368 को संविधान में डाला गया, जिसका मतलब था कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और उस संशोधन के ही समझने के लिए अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है तो उसमें आर्टिकल 368 के तहत पे संशोधन किया जा सकता है। संशोधन का क्या मतलब है? मान लीजिए लिखा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? ये पहली लाइन है। इस लाइन में से अगर आपको ये कोमा भी हटाना है ना तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आपने आर्टिकल 368 के तहत पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया है। तो इतने को भी आपने कोमा अगर कहीं पे ऐड किया है, यहाँ पर आपको ऐड करना है तो भी होगा। आपने किसी शब्द को डाला है, जैसे प्रियम्बल में ही हमने देखा सेक्युलर शब्द को डाला गया, इंटीग्रिटी शब्द को डाला गया। तो अगर ये भी आपने डाले हैं तो क्या किया है आपने? सोशलिस्ट को डाला गया। तो ये भी हम देखते हैं कि आपने अमेंडमेंट किए हैं। तो अमेंडमेंट किए हैं यानी कि अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट कब किए गए थे? तो हम देखते हैं 1976 में किए थे। और ये केस कब हुआ था भैरू भारी? ये केस हुआ था 1960 में। तो 1960 में अमेंडमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज नॉट ए पार्ट। लेकिन फिर एक और केस आता है एंड इट इज़ अ लैंडमार्क केस इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और या फिर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो क्यों केशवानंदी भारती केस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये होता है 1973 में, 3 साल पहले होता है जब अमेंडमेंट होगा प्रियम्बल के अंदर। और इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन ऑल्सो बी अमेंडेड, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है तो क्या होगा, अब अमेंडमेंट भी हो जाएगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस केस से निकल कर आई, वो निकल के आई बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ से हमें समझ में आता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मूलभूत बातें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल 368 की मदद से आप अमेंडमेंट क्यों ना करना चाहते हो, नहीं अमेंड किया जा सकता है, कोई संशोधन नहीं हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया ठीक है सर नहीं करेंगे, जरा बता दीजिए कि ये एक्चुअली में जब हम बात कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि हम ऐसे लिस्ट बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, समय में आगे जैसे जैसे केस होते जाएंगे वैसे वैसे बेसिक स्ट्रक्चर को आगे बताया जाता रहेगा। तो जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अभी बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे सेक्युलरिज्म में बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप इसको हटा नहीं सकते हो। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि 1976 में ऐड तो कर दिया गया,
बट यू कैन नॉट रिमूव द बेसिक पार्ट। जो बेसिक पार्ट्स हैं उनको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। अलग से हम पूरे के पूरे बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे, क्या क्या है, कब कब डाला गया है, किसके केस में डाला गया है, सो दैट अगर कोई एक सवाल आए तो हम उसको पढ़ें मेनली। बट जो ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा है ये ज़्यादातर मेंस के लिए ही रेलिवेंट है, तो अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे। देन फिर से एक केस हुआ LIC ऑफ इंडिया केस। ये केस होता है 1995 में, और इस केस के अंतर्गत फिर से यही जजमेंट आती है कि येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी आपको क्या है, प्रियम्बल जो है वो भारत की संविधान का भाग है। प्रीलिम्स के लिए अभी याद रखना, तो कैसे रखेंगे, बरकेली केस। बरकेली यानी कि BER क्या बनाता है, बीरू भाई यूनियन केस, कोई पार्ट नहीं है। फिर हम KE को देखेंगे, केशवानंद भारती केस 1973 में बताता है, अरे इट इज़ इंटीग्रल पार्ट। और ली यानी कि LIC इंडिया केस 1995 में फिर से बताता है कि येस इट इज़ अ पार्ट। अगेन वही सवाल फिर से, अमेंडेबल है, तो हाँ बिल्कुल अमेंडेबल है, लेकिन अमेंडमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि बेसिक फीचर को यहाँ पर हानि ना पहुँचाए। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 में। चलिए अभी हमें कुछ रिवीजन के लिए ट्रिक्स डाली गई हैं, जैसे कि लेफ्ट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। लेफ्ट यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो वो हमने लिया था रशियन रेवोल्यूशन से। तो नेपोलियन जो है वो लेफ्ट में आते हैं, क्योंकि वो कहाँ से थे, नेपोलियन फ्रांस के सेनापति थे। तो लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से 1799 में देखा होते हुए। इसके अलावा लेनिन जो कि रशिया में थे, उन्होंने जस्टिस की बात की, और जस्टिस भी 3 तरीके का, S से सोशल, देन E से इकोनॉमिक एंड P से पॉलिटिकल। तो ये हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया जो कि 1917 में हुआ था। अब एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट कब हुआ है, 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ। और ये अमेंडमेंट के तहत में इंदिरा गांधी ने 3 शब्दों को डाला। अब इसको याद रखने का इजी तरीका क्या है, मस्त तरीका है, इजी तरीका है, सिस। तो सिस्टर इंदिरा गांधी, सिस उसकी शॉर्ट फॉर्म हो गया। उन्होंने सिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में सिस शब्द को इंक्लूड किया। क्या क्या, S से बनेगा सेक्युलर, I से बनेगा इंटीग्रिटी, S से बनेगा सोशलिस्ट। तो आसान तरीके से याद रहेगा। अभी आई डोंट थिंक कि अभी फैक्ट में आपको कोई उलझा सकता है। चलिए क्वेश्चन करने से पहले अभी हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सो दैट आराम से फिर हम क्वेश्चन करेंगे। थर्टी सेकेंड इज़ लेफ्ट, तो आपके ब्रेक में सिर्फ अभी 20 सेकेंड ही रहते हैं, और जल्दी से बैठ जाइए अगर आप कहीं पे गए हुए हैं, पानी वानी पी रहे हैं। तो अभी हमें काफ़ी कुछ और पढ़ना है, ठीक है। सारे सवाल करेंगे, उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर बात कर रहा है कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। क्या क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा था, राइट। तो हमने देखा था कि इंदिरा गांधी के द्वारा, सिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा शिष्य शब्द को ही क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया। कब किया गया है, 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ, 1976 में। तो सिस से हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था कि इस सिस में एक शब्द जो है वो सबसे पहले बनाता है सेक्युलर, आई से बनता है इंटीग्रिटी, एंड देन जब हम आगे बढ़ते हैं तो देख पाते हैं एस से सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट। तो यानी कि ये अगर 1976 में डाले गए हैं तो कौन से ऐसे शब्द होंगे जो 1950 में नहीं होंगे, ऑब्वियसली यही नहीं होंगे। तो इनमें से देखते हैं, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके। सोवरेन सेक्युलर, ये तो नहीं हो सकता। फिर सोशलिस्ट सेक्युलर, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन में से अभी आपको बताना है जल्दी से आंसर। 1950 के अंदर 26 जनवरी को इनमें से कौन सा था, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्या आंसर है, जल्दी से लिख दीजिए। ओके, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन बी
शुड बी द आंसर। वाई? क्योंकि हमने देखा 5 शब्द हैं नेचर ऑफ, जब हम बात करें इंडियन स्टेट के, और उसमें से 3 शब्द जो हैं वो पहले से थे। 2 शब्द क्या हैं जिनको बाद में ऐड किया गया है, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट को। तो पहले से थे तो क्या रह गया, सोवरन, यानी कि हम किसी के नीचे बिल्कुल नहीं आते। डेमोक्रेटिक, यस वी आर डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक, हाँ बिल्कुल हम लोग रिपब्लिक हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। आसान सवाल था, आसान सवाल था, लेकिन ये देखिए पूछा कब गया है, 2021 में। तो यही कह रही हूँ कि जस्ट 2-3 साल पहले कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो इतना इजी हमें इसी वजह से लग रहा है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ट्रिक बताई है, सिस वाली ट्रिक बताई है। अगर सोचिए आपको ये याद नहीं होता तो 2021 में इतना आसान सवाल गलत हो जाता, और बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ भी। तो ये वो ईजी हैंगिंग फ्रूट है ना, जिनको आप आराम से तोड़ सकते हैं, इनकी वजह से ही प्रीलिम्स में आपके मैक्सिमम मार्क्स बढ़ेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। अब हम देखते हैं 2020 का क्वेश्चन है, बात कर रहा है द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी कि हमारी जो प्रियम्बल है वो संविधान के लिए क्या है। सबसे पहले अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का भाग है, बट इसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है, यानी कि आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो सकते, किसी भी कोर्ट में जाकर खड़े नहीं हो सकते, ओके। दूसरा बात करें, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड नो लीगल इफेक्ट ईदर। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। A part of constitution but has no legal effect independently of other part, यानी कि ये लास्ट क्या कह रहा है, समझ सकती हूँ कि लास्ट जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है, इसी वजह से जस्ट 4 साल पहले सवाल पूछा भी गया, तो इसी वजह से बनाया गया था कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। देखिए इसमें कह रहा है कि ये पार्ट तो है संविधान का, लेकिन अगर आप किसी और पार्ट से इसको नहीं जोड़ेंगे तो इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। अब और पार्ट क्या हो सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स से अगर आप इसको जोड़ के लेके जाएंगे तो हो सकता है कि आपको क्या मिल जाए, इसका लीगल इफेक्ट मिल जाए। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट की गई है। अब मैं इतना तो समझ पा रही हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में। तो जल्दी से मुझे आंसर जो है आप लोग बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगी। चलिए सिलेक्ट कर लिया है। 50-50 अगर ऐसे हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे ए हो या डी हो, 50% चांस है कि आपका ठीक ही होगा, तो आपको ये सवाल करके ही आना है। आंसर हम देखेंगे डी। यस, कि डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट, वैसे तो ऑप्शन ए भी बिल्कुल ठीक है कि इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट 14 से 18 की बात कर रहा है, राइट। 14 से 18 में क्या बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है। इक्वालिटी की बात हो रही है तो इक्वालिटी शब्द कहाँ पर भी है, प्रियम्बल में भी है। अगर हम प्रियम्बल की इक्वालिटी को लेकर जाना चाहेंगे किसी भी कोर्ट में तो मान्य नहीं होगा कि ठीक है नहीं है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल राइट के इक्वालिटी को लेकर जाना चाहेंगे जो कि प्रियम्बल में भी होता है ऑब्वियसली, तो ये जस्टिशिएबल है। यस इट इज़, तो आंसर हमारा ये होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी की आप सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन किसको मानेंगे, 2019 का सवाल है। मोस्टली बोला जाता है कि आपको 2013 से जो 2024 तक के सवाल है, 23 तक के सवाल है, उनको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड दिखाता है कि आजकल सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए लिबर्टी की एक्चुअल में क्या डेफिनेशन, अब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे ये ठीक लगेंगे, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, ये भी ठीक बात है। ये रूलर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि जो सत्ताधारी यहाँ पर हैं, राजनीतिक सत्ताधारी, उनकी टायरनी, उनके मनमाने अनुसार किए गए व्यवहार से बचाने को ही बोला जाता है लिबर्टी। दूसरा एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, यानी कि लोगों के ऊपर कुछ आपने रुकावट नहीं लगाई है, उनसे अगर आप उनको आज़ाद करें तो ये माना जाएगा। तीसरा बात करें अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक, एक ऐसा अवसर देना जिसमें जो कुछ भी करना चाहता है वही उसको मिले। एंड ऑप्शन डी इज सेइंग अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, अपने खुद का विकास करने का अवसर प्रदान करना। आपको क्या लग रहा है, यूजुअली चारों की चारों स्टेटमेंट ठीक ही लग रही हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ठीक कौन सी लग रही है, जो हमने पढ़ी भी है, तो कौन सी हमने पढ़ी है अभी तक, चलिए याद करते हैं। आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन डी। वाई ऑप्शन डी, इसीलिए क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिबर्टी का मतलब यस ये भी है, प्लस इसके साथ में ये होगा, तो ये
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक इंसान को उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप करने का एक ऐसा मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, और वही सबसे बड़ी लिबर्टी यहाँ पर मानी जाएगी। अब सोचिए, इसका एक एग्जांपल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों के लिए। मान लीजिए आपको लिबर्टी है एजुकेशन की, आप पैदा होने के बाद पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने ना ही कोई प्राइवेट स्कूलों को परमिशन दी है और ना ही कोई पब्लिक स्कूल बनाए हैं। तो अब आपके पास लिबर्टी तो है, आपको रोकेगा तो कोई नहीं, लेकिन उसके लिए अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको समझने के लिए। अगर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, शिक्षा को ग्रहण ही नहीं करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, एक रैशनल माइंड आना चाहिए, आपको थिंकिंग करना आना चाहिए, समाज में किस तरीके से रहना, उठना बैठना चाहिए, सोचना कैसा चाहिए, ये सब चीज़ों से आप अछूते ही रह जाओगे। तो ये क्या दिखाता है कि एजुकेशन करने के बाद ये क्या है, ये एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का एक एग्जांपल है। तो ये ज़्यादा लिबर्टी को प्रमोट कर रहा है या फिर ये ज़्यादा कर रहा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना भी आप लोगों को, ठीक है आपको कोई रोकेगा नहीं, जैसे वुमन को पहले रोक दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको मौका भी दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, उनके लिए अलग से गर्ल्स कॉलेज बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे रिजर्वेशन के तरीके दिए जा रहे हैं। तो ये भी हमें एक तरीके से लिबर्टी का उदाहरण मिलता है। आई होप अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि 2018 में पूछा गया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। कानून और जो लिबर्टी है उसके बीच में सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है यानी कि उचित तरीका है एक रिश्ते का, वो कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है। अगेन सवाल किस तरीके का है, 2018 में से सवाल है, 2019 में फिर से लिबर्टी पे है, और सवाल कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सवाल है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। अगर सोचिए मैं आप लोगों को इतनी गहराई में ना पढ़ाऊँ, ना रिवाइज करवाऊँ इतने में, तो आपको तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। आप तो एक बार पढ़ेंगे और बुक से फिर यहाँ पर छू मंतर भाग जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, इतनी गहराई में जाके आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए बोलता है इफ़ देयर आर मोर लॉज, यानी कि ज़्यादा कानून होंगे तो उसका मतलब है कि लिबर्टी जो होगी वो कम होगी। ठीक बात लग रही है। ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी बोलता है कि अगर कोई भी कानून नहीं होगा तो इसका मतलब है कि कोई भी लिबर्टी भी नहीं होगी। ओके, ये भी ठीक साउंड कर रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि अगर लिबर्टी है तो कानून जो है वो एक्चुअली में लोगों के द्वारा बनाए जाने चाहिए। आई डोंट नो कि ये ठीक है या नहीं है, ये आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि लॉज आर चेंज टू ऑफन, यानी उनको बहुत ही जल्दी जल्दी बदला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि लिबर्टी जो है वो खतरे में है। देखिए इनमें से ज़्यादातर जो पॉइंट है वो हमें ठीक ही लगेंगे, लेकिन अब थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, समझने की कोशिश कीजिए। लिबर्टी हमने पीछे पढ़ा, लिबर्टी हमने समझा कि एक इंसान को अपने आप में पूरा का पूरा डेवलप्ड होने का जो अवसर दे वो लिबर्टी है। और लिबर्टी, आप सोचिए इसमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है आपको, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। मुझे पता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स, मतलब दिखने में आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने ढंग से नहीं समझा है तो आप इसमें गलती करेंगे, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग इस सवाल को ठीक कर पाते हैं। अगर जिसने भी ठीक किया है वो ज़रूर बताइएगा, तो मैं मान जाऊँगी कि अगर आप में से एक दो ने भी ठीक किया है तो कि हाँ, जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहती हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं। एनीवे, एक एक करके देखें। देखिए सबसे पहला बात कर रहा है कि हाँ, अगर ज़्यादा कानून होंगे तो लिबर्टी कम हो सकती है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि कानून इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हों कि सच में लिबर्टी कम ना होने दी गई हो, एंड ऑब्वियसली इसका अलग जो है वो भी हो सकता है। तो 50-50 चांस है ठीक होने का। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। दूसरा बोल रहा है कि देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं। थर्ड बोल रहा है कि अगर लिबर्टी है तो इसका मतलब है कि लोगों के द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए। हमारे यहाँ पर लिबर्टी भी है, लेकिन क्या कानून लोग बनाते हैं? नहीं, उनके द्वारा चुना किए गए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बनाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव अगर ये काम कर रहे हैं तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। चलो जी, अभी हमारे पास जो है वो 66% के अराउंड हम आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे 25%, मतलब हमने गलत कर दिया है ना, तो अभी हमारे पास 75% बचा हुआ है। डी हम देखेंगे फ्लोज आर चेंज टू ऑफन, अगर कानून जो है वो बहुत जल्दी बदले जाएंगे तो लिबर्टी जो है वो डेंजर में। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इनमें से तीन में से सबसे अप्रोप्रिएट आपको क्या लग रहा है। मैं अगर बताऊं तो मुझे ऑप्शन बी जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर भी ऑप्शन बी है। क्यों है ऑप्शन बी? सोचिए,
ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बात ठीक क्यों है? इससे ज़्यादा ये बात ठीक इस वजह से है क्योंकि अगर किसी देश में कोई कानून नहीं है तो वहाँ पर कोई भी जो स्वतंत्रता है वो भी नहीं है, कोई भी आज़ादी भी नहीं है। अब आज़ादी नहीं है तो लोग कुछ भी किए जा रहे हैं। उनको क्या मतलब है कि दूसरे की लिबर्टी का हमें ध्यान रखना है? कोई कानून नहीं है, कोई दंड व्यवस्था नहीं है, कोई किसी पर नज़र रखने वाला नहीं है, तो कोई किसी की मतलब वापिस जाइए ना समय में, जब कानून इस तरीके से नहीं थे तो इंडिया में भी क्या हो रहा था? कुछ लोग आ रहे थे, मनमानी कर रहे थे और एक बहुत बड़े तबका जो समाज का था उसके ऊपर शासन कर रहे थे। उनकी लिबर्टी का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम पे देखा होगा ना कि बहुत सारी जो ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बनते हैं, राइट? और उनका क्या कारण होता है? कभी कभी लेबर हम उनको देख पाते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारे अनुसार कानून बनाए जाए ताकि हमें ज़्यादा फ्रीडम मिल सके, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से काम करें। अब कोई भी ऐसा तो नहीं चाहेगा कि वो एक काइंड ऑफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए और फिर चाहे कि हमारी लिबर्टी ख़त्म हो जाए, हमें ज़्यादा काम करना पड़े। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ब्रिटिश एरा में हम देखते हैं कि 13-13 घंटे वुमन, बच्चे सभी से काम करवाया जाता था फैक्ट्रीज़ के अंदर में। लेकिन जब लेबर कोड्स वगैरह आएंगे तो इसको 8 आवर्स पे फिक्स किया जाएगा। हालांकि कम किया गया बाद में, आज प्रेजेंट की मैं बात करें उसमें तो पहले 10 घंटे किए गए, ऐसे ऐसे करते हुए आगे बढ़े। लेकिन यही बात है कि अगर कानून नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं हो सकती। तो ये सबसे ज़्यादा सटीक हमें दिखाई दे रहा था इन सारे के सारे आंसर्स में से। नेक्स्ट हम देखते हैं, सवाल 2017 का है, बोल रहा है वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी। जब हम किसी चीज़ को इम्प्लाई कर रहे हैं, इक्वालिटी को जब हम लागू कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये है समाज में कि एक चीज़ की अब्सेंस है, एक चीज़ की कमी है। और वो कमी किस चीज़ की है? प्रिविलेजेस, रिस्ट्रेंट्स, कंपटीशन, आइडियोलॉजी। ये बहुत आसान सवाल है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रिविलेजेस का क्या मतलब है? प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कि आपको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। हो सकता है आप किसी धर्म से हैं, इसी वजह से आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हो सकता है आप अमीर वर्ग से आते हैं, इसी वजह से आपको प्रिविलेज मिले हुए हैं कि ठीक है आप तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं, या आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये बिल्कुल इक्वालिटी के खिलाफ चला गया। रिस्ट्रेंट का तो मतलब वही हो गया कि इक्वालिटी में आप किसी के ऊपर कुछ बाध्य नहीं कर रहे हो। तो बाध्य तो करना पड़ता है ना समानता लाने के लिए। सभी समान हैं, सभी समान है तो का क्या मतलब हुआ? कुछ लोगों को बाध्य किया जाएगा। आपको वोट करनी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन है, कहाँ से, आपको एक ही जगह पे जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस पोलिंग स्टेशन पे आपका नाम आया, आपको वहीं पे आना पड़ेगा, वोट करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको बाध्य किया जा रहा है। तो ये तो अब्सेंस तो इसमें नहीं हो सकती, ये तो लिबर्टी की तरफ हमें लेके जाएगा। फिर हम कंपटीशन देखेंगे तो आज हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी है, यस। क्या कंपटीशन नहीं है? अरे उसी की तो तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी इज़ अ कंपटीशन। यूपीएससी जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कंपटीशन है भर भर के। लेकिन सभी को लड़ने की तो समानता है ना, सभी को, ये तो कंपटीशन तो है लेकिन लड़ने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए सभी को इक्वालिटी है। सो ये भी नहीं होगा। फोर्थ, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी विचारधारा। विचारधारा तो कुछ भी हो सकती है, उसमें समानता का तो इवन इक्वालिटी की जो विचारधारा है वो भी तो एक आइडियोलॉजी है। तो ये भी नहीं होगा। आसान सा आंसर है हमारे पास प्रिविलेजेस, आंसर ए। हम देखते हैं 2017 में ही फिर से एक सवाल आया है प्रियम्बल से, जो कि है द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें दिमाग या मन, आप यहाँ पे शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उनका वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में दिखाई देता? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या प्रियम्बल? वेरी इजी, प्रियम्बल। नेक्स्ट 2017 का ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, ऐसे कौन कौन से उद्देश्य हैं जो हमें प्रियम्बल में दिखाई नहीं दे रही हैं? तो इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य नहीं है? मैंने आपको समझाया प्रियम्बल में क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बता रहा है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में कौन है? वी द पीपल। ठीक है, आंसर मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, आंसर अभी आपको खुद ही ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं 4 नेचर हमारे 5 तरीके की हमारे जो नेचर है स्टेट का वो हमें बताया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उद्देश्य भी दिए गए हैं और वो प्रियम्बल में ही बताए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या उद्देश्य हैं। तो वो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा उद्देश्य नहीं है जो प्रियम्बल में दिया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया गया हो। तो चलिए पहला बात करें लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको विचार रखने की लिबर्टी है।
इकोनॉमिक लिबर्टी, अब जिसने भी ध्यान से नहीं पढ़ा ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, अदरवाइज इट इज़ मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान यही है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। तो देखिए याद कीजिए अब इस चीज़ को, यहाँ पर लिबर्टी में से ही पूछा जा रहा है, तो लिबर्टी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक शब्द याद आपको करना है, उस शब्द को याद कीजिए। हमें विचार करने की लिबर्टी है, बिल्कुल है, सबसे पहला ही ये आता है लिबर्टी ऑफ थॉट। एक्सप्रेस, आप विचार करेंगे तभी उसके ऊपर कुछ एक्सप्रेशन दे पाएंगे, ये भी ठीक है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं किसी चीज़ में, रख सकते हैं। क्या आप फेथ कर पाएंगे किसी चीज़ में, हाँ फेथ भी रखेंगे। फेथ विचार से यानी कि भरोसे से आगे का एक चीज़ होती है जिसको श्रद्धा भी हम बोल सकते हैं, यानी कि काइंड ऑफ अटूट जब हो जाए तो वो फेथ बन जाता है। इसके बाद आप वर्शिप कर सकते हैं, बिल्कुल मैम वर्शिप भी हमने पढ़ा है। तो क्या आप इकोनॉमिक लिबर्टी कर सकते हैं, नहीं नहीं इकोनॉमिक तो लिबर्टी नहीं थी, इकोनॉमिक तो हमने कुछ और पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ये तो मैम हमने जस्टिस में पढ़ा था कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक तीनों तरीके का होगा। वेरी गुड, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ऑब्वियसली। चलिए हमारा प्रियम्बल हुआ ख़त्म, अब हम स्टार्ट करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट शब्द का ही मतलब यहाँ पे है कि कुछ ऐसे फीचर्स हमारे संविधान में हैं जो काफ़ी यूनिक तरीके के हैं, ठीक है, कुछ यूनिक हैं, कुछ हमने कहीं से बोरो किए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अलग हैं, यानी कि समाज के और संविधानों में उनसे मिलता जुलता तो मिलता है लेकिन हमारा जो इस तरीके से हमने उपयोग में लाया वैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए वो क्या क्या है समझते हैं। सबसे पहले लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो संविधान है वो एक्चुअली में वर्ल्ड में सबसे बड़ा लिखित में, ऐसा नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत तरीके के हैं लेकिन जो लिखा जा चुका है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसमें क्या क्या कारण इसके रहे हैं, कुछ ये माना जाता है कि डोमिनेंस लीगल लोगों का था, बी आर अम्बेडकर वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लीगल बैकग्राउंड रखते थे और उनको भाषा इस तरीके से लिखनी आती थी, तो ऐसा एक क्रिटिसिज्म हमें इसका मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे मायने रखते हैं कि इंडिया खुद में इतनी बड़ी कंट्री है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पैमाने को उसमें इंक्लूड करने के लिए हमें इतना बड़ा तो बनाना ही पड़ा। डाइवर्सिटी अगेन इज अ बिग पार्ट, इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं भी तो हैं भारत में, इतने धर्म है, इतनी जातियां हैं, इतने अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स है, अलग अलग प्रकार के लोगों के हमें बिलीफ दिखाई देते हैं, भरोसा किसी और चीज़ में, तो ये सब भी मायने रखता है। देन उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्टर, क्योंकि बल्कि इस वजह से है, देखिए हमारे संविधान में ना बहुत तरीके के भाग हैं, उसमें से एक भाग जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट है, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा जो संविधान है वो किस तरीके के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है ये भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से ही लिया है, जिसमें हम देखते हैं कि 300+ आर्टिकल्स तभी भी लेकर आए गए थे, 1935 में लाया था, क्योंकि ये खुद ही बल्कि था, तो हमने जो इसके स्ट्रक्चर पे बनाया वो भी बल्कि हो गया। फिर हम देखते हैं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट एज वेल एज सेंटर के लिए, तो यूएसए में देखेंगे तो अपना खुद का हर एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंटर का अलग से होता है, लेकिन हमारा जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि हमारा जो स्टेट है वो एक्चुअली में सेंटर से अलग नहीं हो सकती है। तो ये हमने कहीं ना कहीं एक जो सेंट्रलाइज्ड थीम हम देखते हैं वो देख पाते हैं, तो ये हमें दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग सोर्सेज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। नंबर 2, अब इसमें क्या क्या लिया गया है चलिए समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आप जाएंगे तो देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या आ चुका था जो हमें दूसरों से नहीं लेना पड़ा। क्या क्या आ चुका था, हमारे यहाँ पर जुडिशरी आ चुकी थी, बिल्कुल आ चुकी थी। जुडिशरी में फेडरल कोर्ट भी बन गया था, खासकर इसी एक्ट के तहत पे हम देख पाएंगे। इसके अलावा फेडरल कोर्ट जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट बनेगा, उसके अलावा हम पहले सुप्रीम कोर्ट को भी देख पाते थे जो कि बनाया गया था, लेकिन वो प्रोविजनल कोर्ट और सिर्फ अंग्रेजों के लिए बनाए गए थे। तो जुडिशरी तो ऑलरेडी आ चुकी थी, 1773 में ही आ चुकी थी रेगुलेट करने के लिए। तो जुडिशरी हम कहाँ से लेंगे, जुडिशरी हम लेंगे 1935 से, ठीक बात है। क्या गवर्नर यहाँ पर थे, बिल्कुल मैम, बॉम्बे जो भी प्रोविंसेस थी पहले गवर्नर ही थे, बल्कि बंगाल का भी जब गवर्नर जनरल बनता है और फिर जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं उस समय भी गवर्नर सिस्टम तो था, तो वो हम कहाँ से लेंगे, वो भी हम लेंगे यहाँ पर 1935 के एक्ट से।
अब हम देखते हैं क्या पब्लिक सर्विस आ चुके थे। हाँ मैम, ब्रिटिश से जो भी लोग यहाँ पर आते थे हाई पोस्ट के लिए, वो तो जो यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन होता था जिसको सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस बोला जाता था, और वो उस तरीके से चुनाव लेकर आते थे। बाद में हमें कुछ कुछ याद हो रहा है कि इंडियंस ने भी बोला कि हमें भी ये मौका मिलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि जो सत्येंद्र टैगोर है उनको हम देख पाते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ था, एज से रिलेटेड कुछ करके बाहर निकाल दिया गया था। तो पहले ऐसे 3 इंडियंस भी थे जिन्होंने इसको पास भी किया था। तो हाँ, हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी पहले से था। तो हम ये भी कहाँ से लेंगे, 1935 से लेंगे। इमरजेंसी आ चुकी थी, इमरजेंसी के प्रोविजंस बिल्कुल आ चुके थे। वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होते थे, वहाँ पर भी इमरजेंसी लगाई जाती थी, तो ये भी हमने वहाँ से लिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ था, ये भी हम यहाँ से लेंगे। फेडरल स्कीम हमें कहाँ से मिलेगी, तो 1935 के एक्ट में ही हम देखते हैं पहली बार 3 लिस्ट लेकर आए थे, जिसमें यूनियन लिस्ट अलग से रखी गई थी, प्रोविजन लिस्ट अलग से रखी गई थी, और यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट के साथ साथ में कुछ रेजिडुअरी पावर भी थी जिनको वाइसराय के लिए छोड़ दिया गया था। राइट, तो ये सब हमें याद है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। बिल्कुल लॉजिकल होकर चलना है, क्या क्या इंडिया में पहले से था वो तो हम वहीं से उठाएंगे ना। अब क्या इंडिया में नहीं है वो हम देखते हैं। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम जाते हैं तो ये देख पाते हैं कि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेकर आए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है कि स्टेट को ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जो लोगों के हित में हो, यानी कि ये ऐसे निर्देशन है कि इन चीज़ों को भी आपको करना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो डीपीएस भी हमने यहाँ से लिया। फिर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका जो नॉमिनेशन होता है, कुछ मेंबर ऐसे होते हैं ना, 12 जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो भी कौन करेगा, वो भी हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड है वो भी हम यहीं से लेंगे। तो क्यों हमने यूएस से नहीं लिया, क्योंकि यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो है, लेकिन वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो एक्चुअली में वहाँ पे प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह होता है। कन्फ्यूज़ होने की बात ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमारा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो यूएसए तो नहीं आया है, यूएसए नहीं आया तो कहाँ से है, आयरिश से हमने वो लिया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स को। अब क्योंकि जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है और वहीं पे बहुत जल्दी हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिखाई दे जाते हैं, तो वो हम वहाँ से लेंगे। इसके अलावा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पहले जुडिशरी कैसी थी, वो तो यूरोपियन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, अगर इंडियन लोगों को भी ट्रायल वगैरह पे लिया जा रहा था तो स्टेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट तो नहीं थी। तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंस को क्या दिया, ज़्यादा प्राथमिकता दी। फिर हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, वो खैर यूएसए में भी स्टार्टिंग में नहीं आया था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, काफ़ी समय के बाद जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आता है। और जुडिशियल रिव्यू क्या है वो हम बाद में गहराई में समझेंगे, यानी कि कोई कानून बनाया तो जुडिशरी के पास इतनी शक्ति है कि वो उसका रिव्यू कर सके कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर प्रोसीजर के आधार पर बना है या नहीं बना है। यूएस में तो थोड़ा सा और सुप्रीम इसको रखा गया है कि चाहे वो प्रोसीजर के हिसाब से बना भी हो, लेकिन अगर उसमें फिर भी उन्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है सोसाइटी के हिसाब से तो उसको नल कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बात वही है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, प्रोसीजर जो है वो प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ होगा। अगर कानून के तहत में रह के कोई भी कानून बनाया गया, कोई भी एक्ट लेकर आया गया तो ठीक है, फिर वो मान्य रहेगा। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की शक्ति है, यानी कि हटाया जा सकता है, वो भी हम यूएस से लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाना है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रेसिडेंट, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको कैसे हटाएंगे। अभी इंडिपेंडेंस एक्चुअली उनके हटाने से ही तो निर्भर होती है ना। सोच के देखिए, अगर कोई भी डर लग रहा है किसी को, एक सुप्रीम कोर्ट का जज और उसको डर लग रहा है कि सरकार उसके किसी फैसले से उसको हटा देगी, तो वो सरकार के खिलाफ तो फैसले नहीं लेगा। यानी कि उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। पहले सुरक्षा देनी पड़ेगी तो सबसे पहली तो सुरक्षा यही होनी चाहिए कि उनके जो पैसे वैसे हैं, उनकी जो सैलरी है उनको घटाया नहीं जाएगा ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाया जा सके। दूसरी बात यह है कि उनको हटाया इस तरीके से नहीं जा सकता है कि गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए किसी को धमकी दे के उसको प्रेशराइज कर दे। तो ये क्या क्या बना रहा है, इंडिपेंडेंट होने की तरफ लेके जा रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, यूएसए से ली है। यानी कि जहाँ पे भी इंडिपेंडेंस की बात होगी वहीं पे जो रिमूवल का तरीका है वो तो आएगा ही। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए ही ली है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कमला हैरिस जो लास्ट गवर्नमेंट थी यूएस की उसमें वाइस प्रेसिडेंट रही थी, और फिर कुछ समय के लिए उन्होंने प्रेसिडेंट की उसको भी संभाला एज जो बाइडेन की तबीयत वगैरह ख़राब रहती थी। तो उस समय पर भी हम देख पाते हैं कि ये वहीं पर है और वहीं से हमने इसको लिया है।
ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अब हम क्या क्या लेंगे? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, बिल्कुल वहाँ पे भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। यहाँ पे वहाँ पे तो खैर सुप्रीमेसी ही पार्लियामेंट की है। इंडिया में सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट के पास में सुप्रीमेसी भी है, लेकिन बिल्कुल सॉवरेनिटी नहीं है ब्रिटेन की तरह। काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन हमारे यहाँ पर होता है। तो रूल ऑफ लॉ हमने वहीं से लिया है, ठीक बात है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसे काम करेगा? सिटीजनशिप सिंगल होनी चाहिए, ये भी हमने लिया यूएसए में, क्योंकि दो दो सिटीजनशिप होती है तो वहाँ से नहीं ले सकते। कैबिनेट सिस्टम हमने वहाँ से लिया है। प्रेरोगेटिव रिट जो होती हैं, रिट का क्या मतलब है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल कानून को तोड़ रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और वो रिट का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसमें सर्शरी आती है, प्रोहिबिटिव आती है, तो बहुत सारी ऐसी रिट्स हैं, एक्चुअली 4 ही हमें देखने को मिलती हैं। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से शुरुआत करिए फिर अपील करिए, नहीं नहीं। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, ये जो है ये भी हमने वहीं से लिया है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि अगेन सोर्सेज की यहाँ पर बात हो रही है, तो हम देख पाएंगे और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड के जहाँ से हमने अलग अलग चीज़ों को लिया, जैसे कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में आएगा, ये हमने कनाडा से लिया है। रेजिडुअरी पावर जो होंगी वो सेंटर में रहेंगी, कॉन्करेंट लिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है 7th शेड्यूल में, वो भी हमने कनाडा से लिया है। तो ये वही हो गया ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या मतलब है कि हमारी फेडरल है, हमारे सेंटर और स्टेट के अंदर पावर विभाजित होती हैं, उनमें से जो बची हुई पावर है कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें से अगर स्टेट ने भी एक कानून बनाया, सेंटर ने भी एक कानून बनाया, तो ज़्यादा कौन माना जाएगा? सेंटर वाला। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा झुकाव जो है वो सेंटर की तरफ है। तो सेंटर इसमें क्या है? मजबूत है। तो मजबूत है तो ये दोनों चीज़ें एक ही तो बात दिखा रही है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक बात है। इसी में हम देखते हैं कि गवर्नर जो है वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, ये अगेन कनाडा से लिया है। गवर्नर का जो ऑफिस है वो हमने ब्रिटेन सॉरी जो 1935 का एक्ट है वहाँ से लिया है, पहले भी थे, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट सेंटर कर रहा है, यानी कि प्रेसिडेंट कर रहे हैं अपने हैंड और सील के अंडर में, वो हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज हिज कैबिनेट। फिर हम देखते हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि वो एडवाइज कर सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, तो ये भी हमने लिया है कनाडा से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, अगेन वही आर्टिकल 368 की यहाँ पर बात हो रही है, कैसे अमेंड किया जा सकता है। उसमें मेजोरिटी चाहिए, अलग अलग तरीके की मेजोरिटी होती हैं, कुछ सिंपल मेजोरिटी है, जितने लोग हैं उसमें से 50% से ज़्यादा हाँ होनी चाहिए। फिर स्पेशल मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। फिर स्पेशल मेजोरिटी में भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जिसमें कई सारे स्टेट के हिस्से पर अगर कुछ बात आती है, उनके अधिकारों में अगर कुछ फ़र्क पड़ेगा तो फिर आधे से ज़्यादा स्टेट की तरफ से हामी होनी चाहिए। तो ये तरीके हमें दिखाई दे रहे हैं, वो हमने कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर जो इलेक्शन है राज्यसभा के मेंबर्स का कैसे होता है? राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, 6 साल इसकी टर्म है, लेकिन हर दूसरे साल में 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं। तो ये जो तरीका है वो एक्चुअली में और किसी भी बॉडी में हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिया में सिर्फ राज्यसभा में है, क्योंकि लोकसभा तो पूरा अपने 5 साल चलती है और कोई बीच में रिटायर वगैरह नहीं हो रहा है। तो ये तरीका हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में हमने जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हम देख पाएंगे, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स वगैरह ये भी हम वहीं से लेते हैं। जॉइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, मान लीजिए कि ये जॉइंट सिटिंग कब होगी? 2-3 बार होती है। फर्स्ट सेशन अगर हो रहा है, प्रेसिडेंट जब लेंगे तो भी होती है। फिर हम देखते हैं कि अगर कोई बिल प्रेजेंट किया गया है और मनी बिल नहीं होना चाहिए और वो बिल अटक गया है, अब ऐसा है कि दोनों ही हाउसेस के बाद में सेम पावर होती हैं, तो फिर क्या होगा? स्पीकर उसको हेड करेंगे और जॉइंट सिटिंग जो है वो ले ली जाएगी। तो ये जॉइंट सिटिंग होती है। इसमें फिर स्पीकर के पास में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, एक वीटो एक तरीके से हम देखेंगे, वीटो तो नहीं बोल सकते, जो वोटिंग का एक तरीका होता है उसको आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर अभी उस वोटिंग को क्या बोलते हैं, लेकिन खैर मतलब ये है कि जब मान लीजिए सेम वोटिंग आ गई है तो स्पीकर के पास में एक लास्ट अपनी वोट करने का अधिकार होता है। पहले वो वोट नहीं करेंगे, अगर दोनों तरफ सेम है तो फिर वो अपनी वोट कर सकते हैं, जिससे जो निर्णय है वो हो जाएगा। ये हम देखते हैं। फिर जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है ये हमने लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम देख पाएंगे रिपब्लिक और जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की प्रेम्बल में, वो हमने लिए, हम ऑलरेडी
पढ़ ही चुके हैं। वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जर्मनी का है, वहाँ से हम देख पाते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड आई थिंक 19, तो इन दो को छोड़ के जो फंडामेंटल राइट जो है जो वो सस्पेंड हो जाते हैं ना, आपको अरेस्ट किया जा सकता है वगैरह। तो इमरजेंसी में सस्पेंशन हम डायरेक्टली देख लेते हैं, उसको अलग से करना नहीं होता है, वो इमरजेंसी लगते ही ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और अब आप उनको उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये हमने लिया है जर्मनी से। फिर यूएसएसआर जो उस टाइम पे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन था और आजकल रशिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुछ कंट्री बेलारूस जैसे जो कंट्री थे, यूक्रेन वगैरह जब उससे दूर हो गई हैं, तो उससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। ये ड्यूटीज़ भी हम देखेंगे 42nd अमेंडमेंट जो 1976 है, बहुत बार इसका जिक्र आप देखेंगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसने की थी। तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी देखते हैं कि ऐड किया गया है। इसके अलावा जो प्रियम्बल में जस्टिस और सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है, वो भी हम देख पाते हैं कि हमने यहीं से उठाया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड हमें दिखाई देता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड का क्या मतलब है? रिजिड का मतलब है कोई चीज़ जिसको काइंड ऑफ तोड़ना या फिर अमेंड करना बहुत मुश्किल है, तो अमेंडमेंट संशोधन उसका बहुत मुश्किल से किया जाएगा। फ्लेक्सिबल यानी कि आसानी से हो सकता है, तो कैन बी अमेंडेड एज सेम एज ऑर्डिनरी लॉ, ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। या फिर रिक्वायर स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इंडिया के अंदर ब्लेंड दिखाई देगा, दोनों दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? आर्टिकल 368 जो है उसमें दो तरीके के अमेंडमेंट है। पहला है स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी जो ईच हाउस की है वो प्रेजेंट भी होनी चाहिए और उनको वोट भी करना होगा, और इसमें से जो मेजोरिटी बनेगी टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी हमें चाहिए होगी। टोटल मेंबरशिप मान लीजिए अभी हम देखते हैं 543 कुछ सीटें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। इसमें से हम देखेंगे पहली बात तो 2/3 के अराउंड यहाँ पर क्या होने चाहिए? लोग होने चाहिए। तो 2/3 आप कितना मान के चलेंगे यहाँ पर? तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट 300 प्लस यहाँ पर होने चाहिए प्रेजेंट। उसके बाद हम जब देखते हैं इसमें से नहीं, इसकी मेजोरिटी हमें नहीं देनी है, ऐसा नहीं है कि 150 मेंबर की मेजोरिटी हम देखेंगे, नहीं, ये जो है ना इससे ज़्यादा हमें चाहिए। तो अगेन यहाँ पर फिर से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कितना होना चाहिए? अराउंड 280 प्लस यहाँ पर हम देखेंगे कि मेजोरिटी होनी ही चाहिए, तभी हम मान पाएंगे कि हाँ ये स्पेशल मेजोरिटी की कैटेगरी में आता है। एक दूसरा टाइप दिया गया है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी साथ में टोटल स्टेट जो है उनकी आधा। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट को ही काउंट किया जाएगा, यूटीज़ इसमें नहीं आती हैं। यूटीज़ एक्चुअली में यूटी शब्द भी आपको एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, यूनियन टेरिटरी। क्यों? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ABC 3 तरीके की कैटेगरीज होती थी, और ये जो C थी इसमें हम कमिश्नर और टाइप की जो स्टेट है उनको देख पाते थे। तो यूटीज़ का कंसेप्ट कभी था ही नहीं। ये तो फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो स्टेट है वो बनती है, फिर उसके बाद में अलग अलग स्टेट बनती जाएंगी, फिर यूनियन टेरिटरी का जो कंसेप्ट है वो आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए। और ये जो यूनियन टेरिटरी विद ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था, तो ये बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है। एनीवे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअली में अमेंडमेंट के कुछ आसान तरीके भी देखता है, जैसे कि सिंपल मेजॉरिटी। अब ये सिंपल मेजॉरिटी जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको आज इस क्लास से याद रख के जानी है। इसमें बहुत ईजिली आपको फंसाया जा सकता है। तो सिंपल मेजॉरिटी इसमें नहीं आती है, सिंपली आप आराम से कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में 2 ही मेजॉरिटी आपको दिखाई देंगी। संविधान में सिंपल मेजॉरिटी भी है, लेकिन 368 के अंदर नहीं है। चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सैलिएंट फीचर है वो है इसका फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी बायसनेस। यूनिटरी बायसनेस अगेन वही, सेंट्रल थोड़ा सा क्या रहेगा? पावरफुल रहेगा। तो यूनिटरी में का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाई देता है, सिटीजनशिप भी सिंगल है, यानी यूनिटरी को जो चीज़ जोड़ के रखता है उसी में हम फ्लेक्सिबिलिटी देख पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी देख पाएंगे, एक ही साथ चल रही है। अपॉइंटमेंट जो होता है स्टेट के गवर्नमेंट का वो सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। ऑल इंडिया सर्विस जो कि 3 सर्विस हमें दिखाई देती हैं, IAS, IPS एज वेल एज
IFOS, तो IFOS का क्या मतलब, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा IFS से, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, वो क्योंकि ऑल इंडिया नहीं ना, वो इंडिया में तो नहीं रह रहे हैं, तो ये 3 सर्विसेज हमें दिखाई देती हैं। फिर इमरजेंसी के प्रोविजन जो है वो भी हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर। फेडरल यानी कि शक्तियों को बांटा गया है, जैसे कि 2 गवर्नमेंट हमें दिखाई देंगी, स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगी, CM बनेंगे, और सेंटर में अलग गवर्नमेंट होगी। फिर डिवीजन ऑफ पावर दिखाई देता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो डिवीजन किया गया इनको आप छेड़खानी भी नहीं कर सकते इनके साथ में। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, और इसको इंटरप्रिटेट एंड जो गार्डियन है वो कौन करेगा, जुडिशरी बैठी है। अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी भी है, आप फेडरल फीचर को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आपको अमेंडमेंट भी करना है जो फेडरल फीचर के अंदर कुछ बदलाव लाएगा, तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ करना होगा, और ये रिजिडिटी को ही दिखाता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बाइकैमरलिज्म, तो लोकसभा, राज्यसभा, या फिर 7 ऐसी स्टेट है इंडिया के अंदर, जैसे कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जिसमें हम काउंसिल को भी देख पाते हैं, तो पुदुचेरी वगैरह में भी ये दिखाई देता है, तो ये काउंसिल भी हमें दिखाई देंगी। जो टर्म है फेडरेशन, वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जब शुरुआत ही करता है भारत के संविधान की, तो वो बताता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो ये हमें दिखाई देता है। इसमें कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें की हैं, जैसे कि केसी वेयर बोलते हैं कि क्वाजी फेडरल हमें सिस्टम दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो ये पूरा फेडरल है, क्योंकि इसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तो क्वाजी का मतलब होता है काइंड ऑफ अधूरा, यानी कि आधा, तो इतना हम भी है, तो वो वाला है। मॉरिस जोन्स बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, कि मतलब ऐसे लिया हुआ है उधार टाइप में। ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कि एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये फेडरलिज्म का एक स्वरूप हमें दिखाई देता है। आइवर जैनिंग बोलते हैं कि फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइज टेंडेंसी, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सेंटर होने की वजह से थोड़ा सा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमें दिखाई देती है, लेकिन फेडरल करेक्टर भी है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो देख पाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये भी हमारा एक सैलिएंट फीचर है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें इंडिया जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे हम बात कर रहे थे। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो एक इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरन बॉडी नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूके में सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी क्या है कि जुडिशरी से भी ज़्यादा सॉवरन वो हो जाती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरन है, हाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीम ज़रूर है, लेकिन सॉवरन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अबव द पार्लियामेंट, तो ये हमें हमेशा याद रखना है। इंडिया के जो स्टेट का इलेक्टेड हेड है वो रिपब्लिक हमें दिखाई देता है। फिर वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है गवर्नमेंट को, क्यों? क्योंकि लंदन में इस तरीके का जो PM जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट है, ये भी बोला जाता है। ये एक जगह है वेस्ट मिनिस्टर जहाँ पर उनकी पार्लियामेंट लगती है, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है वो एक्चुअली में लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है। प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट है, कैबिनेट यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे तो इंडिया में सॉवरन बॉडी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश में सॉवरन बॉडी है। हेरिडेटरी हेड हमें मोनार्की वहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए समझते हैं फीचर्स क्या क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के इंडिया में। सबसे पहले तो प्रेजेंस है एक रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की। रियल कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल कौन है, नाम के कौन है? वो है हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट। मेजोरिटी पार्टी का रूल ही जो होगा वो गवर्नमेंट बनाएगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के टुवार्ड में। मेंबरशिप जो है मिनिस्टर्स की, वो लेजिस्लेशन के अंदर हम देख पाते हैं कि उनको MP वो तब बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मिनिस्टर बन जाएंगे, नहीं, उनको पहले एक MP होना पड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो करेंगे। तो ऐसे बिल्कुल सेपरेशन हमें दिखाई नहीं देता है। लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर और CM ये संभालेंगे। अगर स्टेट में तो CM संभालेगा। डिसोल्यूशन हो जाता है लोअर हाउस यानी कि लोकसभा खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिंथेसिस हमें दिखाई देता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का। चलिए अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? देखिए, जब जुडिशियल सुप्रीमेसी की बात आती है तो हमें USA याद आता है। जब पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात आती है तो हमें यहाँ पर UK याद आता है, ब्रिटेन याद आता है। लेकिन इंडिया में ये दोनों चीज़ें मिक्स हमें दिखाई देती हैं। तो सिंथेसिस का क्या मतलब है? सिंथेसिस का मतलब होता है कि एक हाथ पे तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है, क्योंकि उसके पास में पावर
पावर है जुडिशियल रिव्यू की, और पार्लियामेंट दूसरी तरह पे अमेंड कर सकता है बहुत सारे पोर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के तहत में। तो दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी जो है पार्लियामेंट की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से में दिखाई देती है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी को हम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से देख पाते हैं। तो इंडिया में क्या है, दोनों का सिंथेसिस है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे जो कि है इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट से बना था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमें दिखाई देता है, गारंटर है फंडामेंटल राइट का, गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट का गारंटर होने का क्या मतलब है कि गारंटेड आपको ये अधिकार जो है ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, इस तरीके से है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट सबसे नीचे है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, अपील आप उसमें करेंगे, उसके ऊपर अपील आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, तो एक ही साथ है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे सीएम आता है, नहीं, सीएम अपने आप में खुद में एक हेड है अपनी पूरी की पूरी स्टेट का, प्राइम मिनिस्टर पूरे के पूरे यूनियन का हेड है, ठीक है, वो किसी स्टेट का हेड नहीं है। तो ये हमें समझना होगा कि वो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई इंटीग्रेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई स्टेट के जो हैं वो एक दूसरे के अंडर में आते हैं, नहीं, सब अपने अपने स्टेट में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाते हैं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी हमें दिखाई देती है, इंटीग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे गया। इंडिपेंडेंस क्या है, एक तो उनका जो टेन्योर होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, उनको उनके टेन्योर की सुरक्षा दी जाती है कि आपको इतने साल काम करना है, तो कोई हटा ही नहीं सकता है। दूसरा, उनकी सर्विस की कंडीशन फिक्स होती हैं, आप उनकी सैलरी को घटा नहीं सकते हो, पार्लियामेंट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करके या कानून लेकर आके आप उसको बढ़ा भी सकते हो, बीच में घटा नहीं सकते हो, ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना बने। उनका जो भी एक्सपेंस होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो चार्ज किया जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही किया जाता है। प्रोहिबिशन होता है डिस्कशन में, कोई भी जज के कंडक्ट को, उनका जो व्यवहार है, उन्होंने किस तरीके से काम किया, आप उसको एक्चुअली में पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि आप उनकी रिटायरमेंट के बाद में उनको कोई यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिस नहीं दे सकते, उसमें क्या होगा कि आपको लालच दिया जा सकता है, तो ये भी बैन लगाया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि पावर है पनिशमेंट के लिए, कि अगर आप कोर्ट को कंटेम्प्ट करते हो, उसको कहीं ना कहीं उसकी मर्यादा को हानि पहुंचाते हो, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट दे दी जा सकती है, तो ये भी एक पावर है जो इंडिपेंडेंस दिखाती है। फिर हम देखते हैं सेपरेशन है, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेशन है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसका कोई भी जो नुमाइंदा होगा वो आपको जुडिशरी में दिखाई नहीं देगा, और कोई भी जुडिशरी का जो बंदा होगा वो आपको गवर्नमेंट का पार्ट बनते हुए नहीं दिखाई देगा, तो ये भी इंडिपेंडेंस को दिखाता है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। अब ये फंडामेंटल राइट क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, उसका जो आइडिया उसको प्रमोट कर रहे हैं। इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर की जो पावर्स हैं उनकी जो टायरनी हो सकती है उसके ऊपर लिमिट लगाना। तो फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा मतलब होता है गवर्नमेंट की शक्तियों के ऊपर एक लिमिट। जस्टिशिएबल इन नेचर, हाँ, अगर कोई भी तोड़ेगा तो आप उसको लेकर कानून कोर्सेज के पास जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, तो कोर्ट में इन्फोर्सिएबल भी करवाया जाएगा। एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं आपके पास, आपको फंडामेंटल राइट है कि आप भारत में घूम सकते हो, लेकिन कोई एरिया ऐसा है, जैसे कि हम बात करेंगे मिजोरम की, तो वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया भी है, उनके भी फंडामेंटल राइट है, तो हो सकता है कि आपको परमिट लेना पड़ जाए, हो सकता है कि आपको जाने से रोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें रीजनेबल, यानी कि जो भी आपने रोक लगाई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उनके पीछे कोई कारण होना चाहिए, और वो भी रीजनेबल होना चाहिए, उसके पीछे कुछ सोचा समझा किसी और को फायदा होना चाहिए, तो ये हमें दिखाई देता है। सेक्रोसेंट नहीं है, कर्टेल किए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सर्वोपरि ये है भगवान के टाइप में, नहीं, इनको कर्टेल किया जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी में ही पार्लियामेंट में भी आप देख पाएंगे कि इमरजेंसी में उनमें से बहुत सारे ऐसे हट जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। दूसरी बात है यहाँ पर जो पार्लियामेंट के द्वारा इनको एक्चुअली में इनमें अमेंडमेंट भी किया जा सकता है, जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ना है। फिर डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिशिएबल है। अभी ये एक्चुअली में लिमिट नहीं लगाता है, ये एक्चुअली में निर्देशन दे रहा है, सरकार को बोल रहा है कि आपको इन काम में काम करना ही है, तो ये डीपीएसपी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर है उन्होंने नोवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला है, यहाँ से PYQ भी आ चुका है कि नोवल फीचर ऑफ क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबसे बढ़िया फीचर क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए या प्रियम्बल होना चाहिए, तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। तो याद रखना पड़ेगा फैक्ट की तरह कि डीपीएसपी का मतलब है स्टेट को जब अपनी पॉलिसी बनानी है, नीतियाँ बनानी है, तो उनके पास ये डायरेक्शन है कि इनको नज़र में रखते हुए वो समाज में काम करने की कोशिश करें, तो नोवल एक अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। ये वेलफेयर स्टेट जो है इंडिया की उसको दिखाता है कि इंडिया में वेलफेयर स्टेट है, लोगों का अच्छा चाहती है।
आगे हम देखते हैं तो देख पाते हैं मिनर्वा मिल केस जो है 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेडरेक ऑफ बैलेंस फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी पे बना हुआ है। देखिए अब यहाँ पे सवाल उठते थे, फंडामेंटल राइट बड़े हैं या डीपीएसपी बड़ी है? तो ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट कि देखिए दोनों का ही बैलेंस के ऊपर जो है वो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, दोनों में ही बैलेंस है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी पी लेती हूँ, काफ़ी देर से बोल रही हूँ। एनीवे काफ़ी देर से जब हम बोलते हैं तो गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिंसिपल्स हमारे दिखाता है फंडामेंटल जो गवर्नेंस में होने चाहिए और क्या क्या स्टेट की ड्यूटी है इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए, ये भी हमें दिखाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। अगेन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलिएंट फीचर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले नहीं थी। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये ड्यूटी है किसकी? आम नागरिक की, सिटीजन्स की। अब ये बोलते हैं, देखिए इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने सोचा कि ठीक बात है, फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिट लगाते हैं गवर्नमेंट की शक्तियों पे। डीपीएसपी एक तरीके से ड्यूटी ही है सरकार की कि उनको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो सिटीजन्स की भी कुछ ड्यूटी होनी चाहिए। वो ड्यूटीज़ हम अलग अलग करके अलग टॉपिक में पढ़ेंगे क्या क्या ड्यूटीज़ है। 51 आर्टिकल ए में हमें ये देखने को मिलती हैं। लेकिन तो उन्होंने इसको डाला कहाँ से? रशिया से, यूएसएसआर से उस समय पे इंस्पिरेशन ली। तो देखेंगे इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 1977 के बीच में, और उस समय पे 1976 में इनको ऐड किया गया। पार्ट हम देखेंगे तो देख पाएंगे 4A 51A में हमें दिखाई देती हैं, तो वहाँ पर ही हम इसको देखेंगे। रिकमेंडेशन इनके लिए की गई थी सवन सिंह कमेटी के द्वारा। हमने पहले भी देखा था कि गडगिल कमेटी, तो गडगिल कमेटी किस चीज़ के बारे में थी, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं देखना चाहती हूँ आपको कितना रिविजन रहता है। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ गडगिल कमेटी के बारे में। एक्चुअली कल ही के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था जब हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो आई होप इतनी हिंट काफ़ी होगी। तो सवन सिंह कमेटी, ये कमिटीज़ ऐसी हैं 15 से 20 कमिटीज़ होंगी, तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया था, अब उनको 11 कर दिया गया है। चलिए सेक्युलर स्टेट हमारा अगेन एक सैलिएंट फीचर है। तो सेक्युलर हमें पता है, हमने पढ़ ही लिया था, 1976 में इसको डाला गया था। प्रियम्बल में ये सिटीजन्स को लिबर्टी, फेथ, वर्शिप वगैरह दिखाता है। स्टेट जो है वो किसी को भी इक्वालिटी से मना नहीं करेगी, स्टेट किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, खासकर रिलीजन को देखते हुए। आर्टिकल 15 इसकी बात करा है। आर्टिकल 14 में हमें सेक्युलर स्टेट दिखाई देती है। फिर आर्टिकल 16 में कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको दी जाएंगी। राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, ये आर्टिकल 25 हमें दिखाता है। राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26 दिखा रहा है, अगेन सेक्युलर स्टेट को दिखाते हुए। दूसरी बात यह है कि आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, तो आर्टिकल 27 दिखा रहा है, जो कि फंडामेंटल राइट भी है। तो फंडामेंटल राइट हम देखते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल वैसे 32 रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो 34 तक भी आप इसको देख सकते हैं। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट है, यानी कि जस्टिशिएबल भी है। अगर ये टूटते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, अगेन चाहे वो रिलीजियस हो कुछ भी हो, तो आर्टिकल 29 भी इस बात को दिखाता है कि कैसे भारत जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है। इसके अलावा हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ऑप्शन दिया गया है। वोटिंग एज जो थी वो 1988 के अंदर 1989 से ये लागू हुआ था, उसमें 18 साल कर दिया गया था। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उससे पहले कितनी होती थी? 21 साल होती थी। इनहेंस सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज ऑफ कॉमन मैन, तो ये भी है कि आम आदमी अपनी आत्म उसको जो है सम्मान जो है वो प्रतीत होगा कि मैं अपने देश के लिए जो मुझ पे मेरे लिए काम करने वाले हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उनका चुनाव मैं कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हमें दिखाई देती है, तो कोई छोटा कोई बड़ा कुछ नहीं है, सबको एक ही जगह पर वोट करने के लिए जाना होता है। इसमें माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। दूसरी बात है सिंगल सिटीजनशिप। आई डोंट थिंक इसमें हमें कुछ और याद करना या पढ़ने की अभी बात है, जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो बड़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ कुछ बनाई गई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन मैंने PT 365 में आराम से पढ़ाया आप लोगों को कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 324 से लेकर हमारा 300 इलेक्शन से रिलेटेड 329 तक हम देख पाएंगे। और 324 जो है वो बात ही करता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरिटेंडेंस और जो डायरेक्शन वगैरह होंगी इलेक्शन से रिलेटेड वो सारी की सारी बातें देगा।
फिर हमारे पास CAG है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगेन ये भी एक इंडिपेंडेंट है, यानी कि इनको पूरा का पूरा जो मनी खर्च होती है उसका पूरा हिसाब करना होता है, फिर उसको लोकसभा के सामने ये ले डाउन करते हैं, और इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी भाग यहाँ पर नहीं होगा, इनके कोई भी दबाव नहीं हो सकता, इनको पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस दी गई है। फिर UPSC को हम देख पाएंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अगेन ये अपनी अपनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमें दिखाई देती हैं। फिर हमारे पास इमरजेंसी भी है। इमरजेंसी में हम देखेंगे 3 तरीके की इमरजेंसी है, जिसमें पहली इमरजेंसी जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में देखने को मिलती है। और ये इमरजेंसी जो है ये युद्ध हो जाने पर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म रिबिलियन अगर होता है इंडिया के अंदर, पहले ये शब्द आर्म रिबिलियन नहीं था, बाद में इसको अगेन ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट में। तो ये कब हुआ था? 1978 में, 2 साल के बाद में। फिर हम देखते हैं स्टेट इमरजेंसी को, जो कि 2 तरीकों पे हो सकती है। अगेन आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 पे। आर्टिकल 356 में कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का अगर फेलियर हो जाता है, तो मान लीजिए कोई स्टेट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के तरीकों को मानने से मना करी उनकी गवर्नमेंट, तो वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। प्रेसिडेंट ही इसको लगाएंगे, तो क्या कर दिया जाएगा कि इसको हटा दिया जाएगा, इनको डिसॉल्व भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट को या उस समय पे क्या ठीक लग रहा है। आर्टिकल 365 के तहत पे अगर जो डायरेक्शन सेंटर ने दी है और उसको फेलियर कर जाते हैं कंप्लाई करने में, और वो माना जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगेन उसकी बुनियाद पे भी जो इमरजेंसी है वो लगाई जा सकती है। फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी को, ये है आर्टिकल 360 में। आज तक इंडिया में गॉड ग्रेस एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। स्टेट इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी स्टेट तो बहुत बार लग चुकी है, तो इसको हम छोड़ेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है जब फाइनेंशियल या क्रेडिट जो इंडिया की है उसके ऊपर कोई खतरा वगैरह आ रहा हो। तो फिर आगे जाकर हम देखेंगे सबसे बड़ी बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टियर गवर्नमेंट के बारे में बात करना, इट इज़ अ बिग थिंग। क्यों? देखिए यहाँ पर 3 टायर का जब बात हो रही है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार में पंचायत को, एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया। ये हम देखते हैं 9th पार्ट जो है और शेड्यूल 11 जो है उसमें डाला गया, और म्यूनसिपैलिटीज़ को पार्ट 9A शेड्यूल 12 के अंदर ऐड किया गया था। तो बहुत एक्चुअली वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर यानी कि लोकल जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में नहीं लिखा गया, तो ये तो सैलिएंट फीचर फिर हो ही जाता है। फिर हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का किया जाता है 2011 में, और इसमें हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जो भी बना रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट फंडामेंटल राइट भी दिया गया है, आर्टिकल 19। न्यू DPSP प्रमोशन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए 43 भी यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी जगहों पर हम इसको देख पाते हैं। फिर एक नया पार्ट हमें देखने को मिलता है 9B, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक हमें ये दिखाई देते हैं। क्रिटिसिज्म भी हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का दिखाई देता है, जैसे कि सैलिएंट फीचर के साथ साथ में हमने देखा था कि कितनी सारी जगहों से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, तो इसी वजह से एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया गया था। कार्बन कॉपी बोल देते हैं 1935 के एक्ट की, स्ट्रक्चर पार्ट वहीं से लिया गया, तो काफ़ी बल्कि है। फिर कुछ बोलते हैं कि अन इंडियन या एंटी इंडियन नेचर भी इसमें दिखाई देता है। अब इसके पीछे की कारण क्या है कि हमने बहुत सारा जो 1935 से लिया है, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, तो वो इंडियन कैसे हो सकता है। फिर अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि गांधी जी स्टार्टिंग में लोकल गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो 73rd अमेंडमेंट में होगा, 2011 में होगा, तो शुरुआत में नहीं था। तो गांधी जी जो चाहते थे वैसा नहीं बना है। एलिफेंटाइन साइज़ है, बहुत बड़ा साइज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का। पैराडाइज ऑफ लॉयर है कि लॉयर्स नहीं बनकर बनाया है, तो सर आइवन जेनिंग ये भी बोलते हैं। तो कुछ क्रिटिसिज्म भी है। इसके अलावा यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे, जिसमें शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो देख पाएंगे कि भारत का शेड्यूल जो है 12 शेड्यूल में बटा हुआ है। पहला शेड्यूल यहाँ पर बात कर रहा है स्टेट्स वगैरह के नाम के बारे में, टेरिटरी के बारे में। फिर दूसरा शेड्यूल बात करेगा यहाँ पर प्रिविलेजेस अलाउंसेस जो होंगी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंप्यूटर जनरल, इन सब के बारे में। तीसरा शेड्यूल बात करेगा ओथ्स के बारे में, अफर्मेशन के बारे में, जो शपथ ग्रहण करवाई जाती है। तो 75-84 यूनियन मिनिस्टर्स की, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, अगेंस्ट स्टेट मिनिस्टर, कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन सभी की यहाँ पर बात हो रही है। फिर 5th शेड्यूल को हम देखेंगे, जो कि बात करेगा शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। तो इसमें हम देख पाते हैं कि 10 स्टेट इसमें आती हैं।
फिर 6 शेड्यूल में अगर हम जाएंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर बात हो रही है अगेन जो स्टेट के अंदर ट्राइबल एरिया है उनको प्रोविजंस में, तो ये भी हमें क्या दिखाई देती है, 4 स्टेट इसमें दिखाई देती हैं जिसको आप ATM² के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो ए से आसाम बन जाता है, T से त्रिपुरा, फिर M से मेघालय एंड मिजोरम यहाँ पर बनता है। 7th शेड्यूल वही डिवीजन की बात करता है। ये पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट हम इसमें देख पाते हैं। 8th शेड्यूल यहाँ पर बात कर रहा है लैंग्वेज से रिलेटेड, ये भी काफ़ी आसान है याद करना, आर्टिकल 344 से 351 तक है। अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज है, लेकिन ओरिजिनली 14 ही लैंग्वेजेस थी। तो इसमें असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी की सारी आती हैं। सिंधी जो थी वो 21वें अमेंडमेंट एक्ट में डाली गई थी 1967 में, फिर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली 71st अमेंडमेंट एक्ट में इसको डाला गया था, और फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड जो संथाली है उसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ उसमें डाला गया। और फिर हम देख पाएंगे कि ओरिया जो है वो उड़िया के नाम से बदला गया, उसका नाम बदलकर 96th अमेंडमेंट जब आता है 2011 में तब हम इसको देख पाते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं, और काफ़ी लंबी आएगा इस वीडियो बन रही है, तो इसी के साथ में अब हम फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगली बार कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्पीड में आगे बढ़े, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 10 से 15 वीडियोज़ में मैं चाहती हूँ कि पूरी की पूरी पॉलिटी को ख़त्म कर दूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बात करा इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंसेज। तो अभी अभी हमने शेड्यूल देखे, 2022 का सवाल है, तो ऐसे ही सवाल पूछे जा सकते हैं आगे भी, कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि अगर किसी स्टेट को, किसी एरिया को 5वें शेड्यूल में रख दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो क्या दिखाएगा। कह रहा है दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ द ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। मैंने अभी आपको बताया कि 5वां और जो 6ठा शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात करेगा। इसमें 10 स्टेट आएंगे, इसमें 4 स्टेट आएंगी, ATMM हमने देखा था। इसमें हम देखेंगे कि काफ़ी सारी स्टेट हैं, इसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है, गुजरात भी आ जाता है। गुजरात क्यों, गिर नेशनल पार्क को याद कीजिए ना, गिर फॉरेस्ट भी तो है, फॉरेस्ट है तो ट्राइब्स वगैरह भी होंगी, तो ऐसी और भी स्टेट हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो इसमें क्या है, ट्राइबल लोगों की ही बात हो रही है, तो पहली ट्राइब से रिलेटेड हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि ये लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ वहाँ पर बना देगा। तीसरा कह रहा है कि ये उनको यूटीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। चौथा कह रहा है द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो हाँ, ये हो सकता है। तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, ऑप्शन A या D। आई होप आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगेन आपको वही याद करना है कि सबसे ज़्यादा उचित कौन सा लग रहा है। तो 50-50 है, छोड़ेंगे नहीं, तो आंसर देखेंगे ऑप्शन A इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। कि स्पेशल कैटेगरी जो हमें दिखाई दे रही है वो एक्चुअली में 6th शेड्यूल में है, ATMM में हम देख पाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्राइबल पीपल जो है उनकी ज़मीन को आप नॉन ट्राइबल पीपल को नहीं दे सकते हो, तो प्रिवेंट कर रहा है कि हाँ ये तो उनको अधिकार मिले ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेट फेडरल कैरेक्टर। तो फेडरल कैरेक्टर क्या दिखा रहा है, 2021 का सवाल है। कह रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही जब हम स्लाइड्स पर आ रहे थे मैंने आपको फेडरल बताया, इधर यूनिटरी लिखा हुआ था, यहाँ पर 7-8 चीज़ें थी, यहाँ पर 7-8 चीज़ें थी, तो आपको ये रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। देखिए 2021 में सवाल आया और बहुत आसान है, अगर आपने 3-4 बार पढ़ लिया होता तो आराम से आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन A। ऑप्शन B बात करा है यूनियन लेजिस्लेचर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज यूनिट से इलेक्ट की जाती है, क्या कुछ ऐसा हमने पढ़ा है, सोचिए इसके बारे में। ऑप्शन C यूनियन कैबिनेट जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे रीजनल पार्टीज से। ऑप्शन D बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो जल्दी से मुझे बताइए कि इनमें से फेडरल कैरेक्टर क्या दिखा रहा है। यूनियन कैबिनेट में तो यार रीजनल पार्टी से कैसे हो सकता है, जो गवर्नमेंट बनेगी उसी से होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये एक्चुअली में क्या दिखा रहा है, ये तो ऐसा तो नहीं दिखा रहा है कि इसमें कुछ फेडरल है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा जुडिशरी की और सुप्रीम कोर्ट की और स्टेट यूनियन की बात कर रहा है, तो इसमें भी फेडरल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन B बात कर रहा है यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन इसमें फेडरल तो फिर भी इसमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा A कि जुडिशरी जो है उसकी इंडिपेंडेंस है। मैं आपको बता रही थी ना कि जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ये यूनिटरी कैरेक्टर है, लेकिन फेडरल में क्या है, फेडरल में यही दिखाता है कि उसकी इंडिपेंडेंस है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ।
देखिए 9th शेड्यूल जब मैं आपको बता रही थी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन 9th शेड्यूल का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो जुडिशियल रिव्यू से बचा सकते हैं, उस पे कोर्ट कोई भी अपना जो रिव्यू वगैरह वो नहीं दे पाएंगे, तो उसको 9th शेड्यूल में जाके रख दो। तो ये कौन लेके आया था? बहुत ही फैक्चुअल सा सवाल है, ना हम इसको रटने के लिए अभी बैठेंगे, बहुत कॉमन सेंस हमने लगानी है। 9th शेड्यूल आया था, बहुत ही जल्दी आ गया था, जस्ट 1-2 साल के बाद में। तो कौन लेके आए होंगे? जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आ सकते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि 5th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है और 6th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है 2015 का सवाल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से क्या आएगा? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, वेरी गुड। डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, नो। डिटरमाइन द पावर अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ऑब्वियसली नॉट। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर स्टेट, नहीं ये भी नहीं है, तो आसान सा था। क्या है? ऑप्शन ए। फिर हम चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? बहुत आसान है, पढ़ेंगे अभी आप जाके आगे भी तो आपको समझ में आएगा। इलेक्शंस में कल मैंने पढ़ाई दिया था आपको, डिफेक्शन क्या होता है, एंटी डिफेक्शन क्या होता है, तो कल की क्लास जिसने भी ध्यान से देखी होगी वो आंसर कर पाएंगे। तो इसका भी बहुत आसान है, फैक्चुअल सवाल है, डी 10th शेड्यूल ये होता है। चलिए यहाँ से हम कल पढ़ेंगे अभी। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है? संडे को फिर सबसे एक बार फिर से हम सारे PYQs वगैरह करने की कोशिश करेंगे।